चलो भाई, तो शुरू करते हैं सेल टॉपिक, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। तो सेल है क्या? सेल है क्या? तो जैसे तुम इंसान हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर मुंह, ठीक है, बाल, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या है? क्यों इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर भी कुछ मिलेगा, फिर अंदर कुछ और, फिर अंदर कुछ और, फिर अंदर कुछ और। तो कहाँ पे जाके हम खत्म होंगे? जहाँ पे जाके हम खत्म होंगे ना, वो सेल है। खत्म से मतलब है जहाँ पे मेरी खोज तुम्हारे अंदर कि भाई तुम्हारे अंदर और क्या क्या है, तो सेल पे जाके मैं रुकूंगा। जिस तरीके से हमारा घर जो है वो ईंटों का बना होता है, उसी तरीके से जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो सेल के बने होते हैं, वो कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सेल कैन बी सेड एज दी व्हाट? सेल कैन बी सेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन के निर्माण इकाई है, जीवन की मूल इकाई है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये। ठीक है, तो सेल बेसिक समझिए कि सेल क्या है। तो एक्चुअल में ऐसे समझो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर। लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर। ठीक, ये ऑर्गन जो सिस्टम है पूरा, ये ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गन एक स्पेशल तरीके का मतलब इनसे बना होता है जिनको बोलते हैं टिश्यू। ये जो ऑर्गन है ये टिश्यू से बना होता है जिनको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, और ये टिश्यू इन टर्न बने होते हैं सेल के। ठीक है, यानी कि सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोशिका का जो समूह है उससे बनता है ऊतक, जो कि कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊतक, ऊतक से मिलकर बनता है एक ऑर्गन, ठीक है, एक अंग, फिर पूरा ये तंत्र बनता है और फिर उससे एक हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो सेल एकदम बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, जहां से एक्चुअल में लाइफ शुरू होती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यू आर मोर नॉन ह्यूमन दैन ह्यूमन। क्या मतलब? मतलब इसका यह है कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, अभी मैंने बोला, लेकिन हमारी जो बॉडी सेल्स की बनी हुई है इसमें ह्यूमन सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स है। मतलब यह है कि हमारे अंदर, खासकर हमारे ये पेट के अंदर, गट के अंदर, इस पर मैंने सफर परमार वाले चैनल पे वीडियो भी डाला था। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे गट हेल्थ वगैरह उसमें, तो मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से जो हमारी गट होती है, खासकर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, कितने ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं भाई उसके अंदर, और वो बहुत सारे उसमें गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब वो मत सोचा करो कि अरे बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, जिन लोगों को गट हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा भी, तो आपको समझ में आएगा, अभी तो नहीं लेकिन तब वहाँ पे बताऊंगा। तो गट में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे स्किन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनकी भी तो सेल होती है, बैक्टीरिया लोग को भी तो सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते क्या है, वो फैक्ट है कि हमारी बॉडी में लगभग आप मान लो 60% या फिर आप मान लो 50% से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं। जी हाँ, बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा हैं ह्यूमन सेल्स से। तो उसी सेंस में हम बोल सकते हैं कि यार, और वी आर मोर नॉन ह्यूमन दैन ह्यूमन, बिकॉज हमारे अंदर बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स। खैर, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो सेल के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं साइटो, और लॉजी वर्ड होता है स्टडी के लिए, तो सिंपल साइटोलॉजी, खत्म। डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? कौन था वो जिसको चुल मची थी कि देखते हैं भाई कहाँ पे खत्म होता है जाके हमारा बॉडी? तो ये थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इनको अगर ये लेक्चर तुमको लेते लेते अगर तुमको कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो आपको पता है किसको पकड़ना है, आपको पता है आपको किसको दो प्यार के शब्द बोलने हैं, रॉबर्ट हुक जी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन इन्होंने सेल की डिस्कवरी किसमें करी थी? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा होता है। वाइन की बॉटल्स आती थी, अभी आती हैं पता नहीं मुझे, ठीक है, पता नहीं वाइन वगैरह में कैसा क्या रहता है, लेकिन इसमें कॉर्क लगा रहता है, शायद लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ख्याल आया हो रॉबर्ट हुक जी को पीते पीते, क्या हो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि ये आया है कि अल्कोहल कंपनीज को थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि जो जेंजी हैं वो अल्कोहल कम कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो थोड़ा सा माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ की तरफ ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हैं वो लोग, तो अल्कोहल कंजम्पशन घट रहा है, अल्कोहल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, एंड वो कम होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, अल्कोहल और गुटखा, अभी देखो हमारे कानपुर में ही गुटखा मालिक है, जो गुटखा कंपनी का, उसके बेटे ने किस तरीके से लंबोर्गिनी चला के कितने लोगों को मारा, घायल किया, सारी चीज़ें है ना। खैर वो छूट गया, वो बात अलग है, उसको ऐसे भी नहीं लिखना पड़ा। तो रॉबर्ट हुक, इसने कॉर्क में, रॉबर्ट हुक जी ने कॉर्क में, यानी कि जो एक लकड़ी का टुकड़ा, उसमें 1665 में पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। लेकिन कॉर्क था, लकड़ी का टुकड़ा था, तो उसमें वो जीवंत कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। जीवंत कोशिका या जीवित कोशिका की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? तो ये थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। जो तालाब का पानी था उसमें उन्होंने खोज करी, तालाब के पानी में होंगे बैक्टीरिया वगैरह, तो उसी में उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कर ली 1674 में। यानी कितने साल बाद? 9 साल बाद, आफ्टर 9 ईयर्स, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं जरा बताइए? उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी। समझ में आ गई बात? अब बात आते हैं सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। क्या थ्योरी? जैसे कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल की बनी हुई है। ठीक है, ये किसने पहली बार बताया? ये थ्योरी किसने दी? तो शेल्डन और स्वान ने दी 1838 में। मैथियास शेल्डन और थियोडोर स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने सबसे पहली बार ऐसा कहा था कि सभी जो जीवित जीव हैं वो कोशिकाओं के बने हुए हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तो ये सबसे पहली बार शेल्डन और स्वान, आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, शेल्डन और स्वान ध्यान में रखना है, 1838 1838 में। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो अपवाद पता है कौन है? वो है वायरस। क्यों? क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं होती है। वायरस जो होता है ये, इसमें कुछ नहीं, ऐसे समझ लो कि या तो इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए भरा हुआ है, और ये इस तरीके से घिरा हुआ है, कवर्ड है बाय अ प्रोटीन कॉल्ड एज कैस्पिड। ठीक है, पूरा वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे जब डिजीजेस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन वायरस का भी बेसिक समझ लो कि ये सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, जो शेल्डन स्वान की ये दी गई थ्योरी, ये इसका लिमिटेशन है, वायरस दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं होती, इसमें डीएनए आरएनए भरा होता है अंदर, और उसके अंदर प्रोटीन की कवरिंग होती है, मतलब उसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है, खत्म। ये है वायरस, जिसको कि हम सेमी लिविंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक होस्ट सेल चाहिए तब ये खुद को डिवाइड कर पाता है। जैसे कि कोविड, कोरोना वायरस,
ठीक है। तो वो खैर हम देखेंगे रेट्रोवायरस क्या होता है, जिनका कोड डीएनए का बना होता है, ठीक है। बाकी वो सारी चीज़ें वहाँ का टॉपिक है, अलग टॉपिक है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझो, वायरस एक एक्सेप्शन है। इन 1855 1855 में वर्चॉव है, रुडोल्फ वर्चॉव, उन्होंने बोला, वो बात ठीक है कि हाँ ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि जो नई सेल बनती है, जो नई कोशिका बनती है, वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से मौजूद कोशिका है उसी से। यानी इन्होंने गेट ओपन किया सेल डिवीजन के। क्यों? कोशिका विभाजन के। कैसे? जब इन्होंने बोला कि जो हमारी नई कोशिकाएं हैं, जो हमारी नई सेल हैं, वो बनती किससे? पुरानी वाली से। तो पुरानी वाले में भाई विभाजन होता होगा ना, डिवीजन होता होगा, तभी तो नई वाली बनती होगी। तो 1855 में ऐसा रुडोल्फ वर्चॉव जी ने कहा। ठीक, क्लियर है। और कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, फिर सेल के अंदर जाएंगे। एक्चुअली में आज मैं आपको सेल फैमिली से मिलाऊंगा, ठीक है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे परमारियंस और हमारे बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बस वॉल्यूम अप कीजिए भाई, इतना तो मैं जोर से बोल रहा हूँ। विष्णु और चेजिंग डेस्क को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? स्पैम किए जा रहे हो एकदम भाई, पास में लगा रखा है मुंह के माइक, और उसके ऊपर भी इतनी जोर से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर भी तुमको वॉल्यूम अप करते रहते हो, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन में? तो ओवम है, ठीक है, जो कि फीमेल सेक्स सेल होती है। एक्चुअल में हम लोग सेल की तो बने हुए हैं, लेकिन हमारा जन्म भी सेल से हुआ है। एक सेल ये बनी थी, ठीक है, जो कि हमारे फादर से आई थी, जिसको स्पर्म बोलते हैं, और एक सेल आई थी हमारे मदर से, जिसको बोलते हैं ओवम। इन दोनों का वैलेंटाइन हुआ, मतलब इन दोनों का मिलन हुआ, ठीक है। और बस यहीं से ही एक सिंगल कंबाइंड सेल बना, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और फिर इसी से हम देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किस तरीके से हमारा जन्म होता है, इसी से एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी, और इस तरीके से पूरा हम लोगों का निर्माण होता है। इंसानी जीवन की संरचना यहीं से होती है, समझे आप? तो ये है मम्मी वाला, ये है पापा वाला, यानी कि मम्मी वाला जो होता है उसको बोलते हैं ओवम, फीमेल सेक्स सेल होती है। लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन में, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको लगेगा सर ह्यूमन में लार्जेस्ट होती है, लेकिन ये तो फीमेल्स में होती है। तो मेल में होती है न्यूरॉन, ठीक है। मेल में होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये हमारी ब्रेन में होती है। ब्रेन आप इतना तो सबको पता होगा, न्यूरॉन हमारी ब्रेन सेल को कहते हैं। हमारी जितना भी बोलते हैं ना कि पढ़ाई करने से या फिर कुछ टफ टास्क करने से, जैसे कि आप कुछ टफ करते हो, लाइक अभी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आपको बहुत ही दर्द होगा, अपने हिस्ट्री पढ़ी, जॉग्राफी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है, आपको याद करने में दर्द हो रहा है। वो दर्द क्या है? वो अच्छा दर्द है, क्योंकि उससे न्यूरोटिक फॉर्मेशंस होते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन जो है ये लार्जेस्ट हो जाएगा मेल में, क्योंकि मेल में ओवम तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फीमेल सेक्स सेल है। तो न्यूरॉन हो जाता है वहाँ पर। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका भी है, इट इज ऑल्सो दी लॉन्गेस्ट सेल। ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, ठीक। और ये स्पर्म होता है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन में। सबसे मनुष्य में सबसे जो छोटी का कोशिका है वो शुक्राणु है। लेकिन आपको फिर से वही समझ में आना चाहिए कि शुक्राणु मेल में तो होगा नहीं, तो फिर वहाँ का सबसे छोटा कौन सा होगा? क्या लगता है आपको? सबसे छोटा फीमेल में कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है विमेन में आरबीसी। सर क्या ये मेल में नहीं होता? अरे मेरे भाई, सब में होता है, लेकिन क्योंकि विमेन में स्पर्म तो होगा नहीं, तो फिर वो आरबीसी उनके लिए सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ओवम नहीं था, तो हमारे लिए न्यूरॉन, जो कि फीमेल में भी होता है। वो बात अलग है कि छोड़ो, बस बुरा मान जाएंगी, ठीक है, जोक का। महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा जो मैं मार देता हूँ तो बुरा मत माना करो, तुरंत दिल पे मत लिया करो, ठीक है। हाँ, लार्जेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ी कोशिका, वो है ऑस्ट्रिच। सर ये तो अभी बोल रहे थे कि सर वो ओवम, अरे भाई इंसानों की बात चल रही थी यहाँ पे, जागो, कब जागोगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग का जो कवरिंग है, शेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग, कहाँ से मिला था जरा बताना। स्टोन एज में पढ़ाए थे, कहाँ से मिला था ऑस्ट्रिच एग, बता जल्दी से। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जो कि एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। हमने पढ़ा सेल की डिस्कवरी के बारे में, रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में, डेड सेल थी। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में करी, ठीक है, वो एक लिविंग सेल थी 1674 में, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, पटने महाराष्ट्र, ठीक है, पटने महाराष्ट्र से मिला था। अब फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये जाना कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ये सब क्या होता है। उससे पहले ने सेल थ्योरी समझी। सेल थ्योरी शेल्डन स्वान ने दी 1838 में, बोला कि हर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर कोई सेल का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। लेकिन वायरस ने बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर उसके बाद 1855 में वर्चॉव, रुडोल्फ वर्चॉव, उन्होंने बोला कि जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा, तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक, क्लियर, डन, ओके। अब आते हैं सेल की फैमिली से मिलाते हैं। कंसिडर सेल लाइक अ बॉडी, ठीक है, जैसे हमारा शरीर है। शरीर मान लो या किसी फैमिली को मान लो, जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में अलग अलग फंक्शन है। हाथ के फंक्शन, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, कान का काम अलग है, सबका काम अपना अपना कर रहे हैं। जिस तरीके से एक फैमिली में या फिर एक कंपनी में मैनेजर का काम अलग है, सीईओ का काम अलग है, ठीक है, हर किसी का काम है, हर किसी का कुछ ना कुछ काम है। उसी तरीके से एक कोशिका है। अब कोशिका के अंदर हम लोग घुसेंगे, कोशिका के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कौन क्या किसका काम है। कोशिका के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कोशिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या क्या काम है। बस यही पूरा सेल चैप्टर है, बस, ठीक। तो कोशिका के भाग में सबसे पहले घुसने से पहले तुमको वहाँ के बॉडीगार्ड से मिलना पड़ेगा। आप कहीं कंपनी में जाओगे, किसी घर में, तो सबसे पहले तो बॉडीगार्ड से मिलोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बस घुसते दड़ाते चले गए, नहीं, पहले मिलेगा कोई, तुम्हारा आईडी कार्ड देखेगा, अगर उसको ठीक लगेगा तो घुसने देगा, नहीं ठीक लगेगा तो तुमको बाहर फेंक के मारेगा। तो वही सेल मेम्ब्रेन, वही कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक थिन यानी कि पतली, इलास्टिक यानी लोचदार, फ्लेक्सिबल यानी लचीली स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ऐसा नहीं कि जिसका मन आया घुस गया, जिसका मन आया चला गया, सेलेक्टिवली। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका बॉडी गार्ड है एनिमल सेल, सिंपल आउटर मोस्ट कवरिंग है। पशु कोशिकाओं में कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत है सेल की, ठीक। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करता है, सेल को शेप देता है ये। अब मान लो कि ऐसा होगा सेल मेम्ब्रेन तो ऐसा शेप हो जाएगा, ऐसा सेल मेम्ब्रेन होगा तो ऐसा शेप हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, जैसा बाहर की संरचना, जैसे बाहर, क्योंकि इलास्टिक है ना। अब भाई जैसे कि गुब्बारा होता है, गुब्बारा गोल है तो गोल हो जाएगा, गुब्बारे ऐसे ऐसे भी होते हैं तो ऐसे ऐसे, पानी भरोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें पानी भरोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो गुब्बारे की शेप पे डिपेंड करता है। जो गुब्बारे की आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब शेप तो कुछ भी हो सकता है गुब्बारे का, क्योंकि वो तो थिन है, वो इलास्टिक है। इट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट। तो इसके अंदर जितने हैं सब सारी चीज़, जिनका अलग अलग फंक्शन है, जो भी मैं बता रहा था, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे, उनको होल्ड करता है, उनको पकड़ के रखता है, उनको पकड़ के रखता है,
ठीक है, सब लोगों को। इट इज़ लाइक जैसे किला है, किले के अंदर सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, किले के अंदर सारे लोग रह रहे हैं, घर के अंदर सारे, तो ये जो बाउंड्री है उसने क्या है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और उनको शेप रियलाइज तरीके से। इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट, सेलेक्टिवली परमेबल, मैं अभी बता चुका हूं आपको। यानी कि ये चयनात्मक पारगम में झिल्ली है। चयनात्मक क्यों है? क्योंकि ये सेलेक्टिवली चयन करती है कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है, तो चयन करती है, इसलिए चयनात्मक पारगम में झिल्ली के रूप में कार्य करती है। ये एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है। ये कोशिका के आपको आकार प्रदान करती है, आंतरिक पदार्थों को धारण और संरक्षित करती है। बनी किसकी होती है? 50% प्रोटीन की, 50% लिपिड की, यानी आधा प्रोटीन है और आधा लिपिड है। और लिपिड में भी इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, मतलब लिपिड भी दो तरीके के होते हैं, क्या? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये ध्यान रखना है। तो ये आधा प्रोटीन है, आधा लिपिड है। लिपिड इज लाइक आप ये समझ सकते हो कि जैसे फैट टाइप, ठीक है, फैट की तरह ही है। तो उसमें आधा आपका, सॉरी, इसमें कुछ पार्ट हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड का एंड कुछ हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, ठीक। क्लियर है? तो ये समझ सकते हो लिपिड क्या है? लिपिड एक तरीके का फैट है, वैक्स है, फैट या वैक्स जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिपिड। चलिए अभी आते हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये चीज़ों को सेलेक्टिवली अंदर बाहर करती है। ऐसा नहीं जिसका मन आ गया, जिसका मन ना भाई ना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो सेल के अंदर बाहर जो मूवमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विसरण। अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः होने वाली गति, यानी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो चीज़ों का मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि तुम ये समझो डिफ्यूजन क्या है। जैसे कि तुमने अगरबत्ती जलाई कोने में, मम्मी ने तुम्हारी पूजा करी, ठीक है, पूजा घर के कोने में है घर के, तो वहाँ पर मम्मी ने अगरबत्ती धूप जलाई और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई उसकी खुशबू। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ पर अगरबत्ती लगाई गई थी, ठीक है, यहाँ पे जब अगरबत्ती का धुआं निकला तो यहाँ पर बहुत सारा धुआं था, हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ था नहीं, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन था, उच्च सांद्रता थी, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, दैट इज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है, सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है, देन लिक्विड्स में होता है, देन सॉलिड में, ठीक है, गैस में, तरल में एंड देन ठोस में। ये विसरण की दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ अगरबत्ती स्मेल इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कहाँ है दवाई? चलो जाओ, जब क्लास ले रहे हैं ना, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसे अगरबत्ती हमने जलाई थी, कोई क्या झिल्ली लगी हुई थी कहीं पे कि उसके थ्रू मूवमेंट हो रहा था? कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन थी? बिल्कुल नहीं, ठीक है, अपने आप हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। लेकिन एक सेकंड रुकना, हाँ चलो जाओ, जब क्लास ले रहे हैं, भागो भागो भागो। ऑस्मोसिस पे आते हैं भी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? अरे वही जो सेलेक्टिवली परमेबल है उसी को सेमी परमेबल बोलते हैं। सेमी मतलब आधे अधूरे तरीके से चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। यहाँ पे क्या, यहाँ भी उच्च सांद्रता नहीं, हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता नहीं, लो कंसंट्रेशन में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन एक अर्ध पारगम में झिल्ली के थ्रू, ठीक है। और यहाँ गैस का नहीं, यहाँ और सर ये सॉलिड का डिफ्यूजन कैसे होता है ना, ये भी हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि गैस का तो समझ आकर रखती, सॉलिड का डिफ्यूजन तो इसको रिकॉल कर सकते हो। जब क्लास में आखिरी पीरियड होता था हमारा, तो चौक से हम कुछ लिखते ना, जो चौक से टीचर लिख के जाते थे, फिर अगले दिन आते थे तो उसको रब करते थे डस्टर से। या फिर जब नया नवेला चिकना एकदम, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता था एकदम काला, वो धीरे 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 व्हाइट बोर्ड बन जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें जो चौक है वो डिफ्यूज कर गई। जब हम डस्टर चलाते थे तो वो जो चौक के पार्टिकल इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर होकर वो पूरे डिफ्यूज हो गया पूरे बोर्ड में, और वो ब्लैक से व्हाइट हो गया धीरे धीरे। सिंपल, ठीक है। लिक्विड का तो जैसे कि पानी लो, उसमें इंक की ड्रॉप डालो तो इंक का हाई कंसंट्रेशन रहेगा थोड़ी देर तक कहीं पे, और फिर धीरे धीरे पूरी इंक फैल जाएगी पानी में। ऑस्मोसिस में लेकिन क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि आपके सेल में, हमारी कोशिका में देखने को मिलता है। सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि कोशिका परासरण के द्वारा जल को अवशोषित करती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह संतुलन अवस्था तक चलती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने कभी किशमिश को पानी में अगर रखा हो तो आपने नोटिस किया हो किशमिश फूल जाती है। फूल जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, ये हमने ग्लास में पानी ले लिया, ठीक है, ये ग्लास है और इसमें ये पानी डाला, इसमें रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश, ठीक है, तो मैंने रेजिन डाल दी। क्या होता है? सुबह तक एकदम फूल जाती है, ऐसे फूल जाती है कि नहीं फूल जाती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, सॉरी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा था, पानी अंदर कम था। देखिए, कोई भी जो सोल्यूशन होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है उसमें सोल्यूट जो कि कम मात्रा में होता है, और एक होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे यहाँ सॉल्वेंट पानी है, तो पानी की बाहर मात्रा ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, अंदर कम थी जब वो फूली नहीं थी, ठीक है, जब फूली नहीं थी तो अंदर पानी कम था। तो सिंपल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में मूवमेंट हो गया, और जब मूवमेंट हो गया तो फूल गई। कौन? किसमिस। तो सेल स्वेल, यानी कि वो जो कोशिका है, जो सेल है, वो फूल गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है आपका किसका? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और बर्स्ट कर जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमेशा एनिमल सेल के साथ देखने को मिलता है बर्स्ट वाला, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका के साथ देखने को नहीं मिलता है। उसका कारण अभी आपको पता चलेगा कि क्यों वो फटती नहीं, फूल तो जाएगी लेकिन फटेगी नहीं, ठीक। अब मान लो, क्या मान लो, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर पानी का जो कंसंट्रेशन है अंदर बहुत ज़्यादा है, बाहर कम है, तो क्या होगा? अगर आप उसको ऐसे सोल्यूशन में रख देंगे जहाँ पर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, बाहर निम्न सांद्रता है, तो बाहर से, सॉरी, अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट हो जाएगा, तो पूरा अंदर का पानी निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। अभी यहाँ पे स्वेल कर गई थी, फूल गई थी, यहाँ पे वो सूख जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलते हैं, यहाँ पे श्रिंक हो जाता है, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब पानी किसी का निकल जाता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और जब ये फूल जाती है तो उसको बोलते हैं टर्जिड।
ठीक है, टर्जिएट फूल गया, टर्जिएट पानी निकल गया, प्लाज्मोलिसिस। और अगर कुछ नहीं हुआ यानी अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है, बाहर भी सेम कंसंट्रेशन है, अंदर बाहर सेम कंसंट्रेशन है, समान सांद्रता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइप ओ हाइप है, हाइप है, किसी को तो फूल गया ऐसे ओ हाइपो ओ कैसा है, ओ ऐसे ही बनाते हैं ना, ओ ऐसा फूला हुआ बनता है कि नहीं ओ का शेप, तो बस ऐसे याद कर सकते हो कि हाइपो में क्या होती है, सेल फूल जाती है, ओ शेप में हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर हमें हाई से लो में तो अपने आप हो जाता है, किसमिस हम डाल देते हैं, कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, अपने आप पानी बाहर से अंदर चला जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें उल्टा करना हो, उल्टी गंगा बहानी हो, तो हमें करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीज़ों को मूव करवाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारे घर में आरओ लगे होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विपरीत परासरण या सक्रिय परावहन। यानी कि अगर मूवमेंट हाई से लो में होता है, लेकिन अगर आपको लो से हाई में करवाना है तो फिर आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक, क्लियर है? तो आइसो में नॉर्मल सोल्यूशन होता है, हाइपो में डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब ऐसा समझ लो, तनु विलयन का मतलब समझ लो कि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा तो पानी बाहर से अंदर की ओर चला जाएगा, फूल जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है आपके हाइपर, ठीक है, जहां पे सल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो हमेशा सॉल्वेंट मूव करता है, अगर आप देखो तो यहाँ पानी बाहर से अंदर गया था तब फूला ना, यहाँ अंदर से बाहर गया पानी, तो पानी का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ना, जब ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या, सल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, यानी कि विलय विलायक के बराबर है। यहाँ विलायक ज्यादा विलय से और यहाँ विलय ज्यादा है विलायक से, ठीक है। टर्जर प्रेशर कॉजेज एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ द सेल। तो टर्जर प्रेशर यही है जिस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हाइपोटोनिक में, वो वही प्रेशर है जो जब पानी अंदर गया ना तो प्रेशर लगा रहा होगा इस पर, और जब प्रेशर बियर नहीं कर पाया सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन थी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं, तो ये जब प्रेशर नहीं सह पाई तो फट गई। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि जो प्लांट सेल है वो नहीं फटेगी, एनुअल सेल फटती है, क्योंकि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उसको पता है क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक, जो भी पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ और भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनमें एक और कवरिंग इन लोगों को मिलती है, एक एक्स्ट्रा मिलती है। क्यों मिलती है इन लोगों को, क्यों मिलती होगी? हमारे पास तो हड्डियां हैं तो हम खड़े हो गए आराम से बढ़िया, लेकिन इनके पास क्या है, ये तो ऐसे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तो इनको एक अलग से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो क्या है ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इनको कठोरता प्रोवाइड करता है, सो दैट ये मतलब काइंड ऑफ खड़े रह सकें। जैसे प्लांट हमारे खड़े हैं, उनमें हड्डियां तो नहीं है, क्यों खड़े हैं, सेल वॉल है उनमें, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में भी होती है, फंगस यानी कवक में भी होती है, और शैवाल यानी कि एल्गे में भी होती है। ये नॉट अ लिविंग स्ट्रक्चर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। जो सेल मेम्ब्रेन अभी पढ़ रहे थे ये लिविंग है, ये लिविंग नेचर का है, ठीक है, लिविंग है ये नॉन लिविंग होता है जो सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग होता है, यानी कि ये एक जीवित संरचना नहीं होती, अजीवित होती है, ठीक है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिवली परमेबल थी, वो सेमी परमेबल थी, सेलेक्टिवली परमेबल थी, सेलेक्टिवली चीजों को आने जाने दे रही थी। लेकिन जो सेल वॉल होती है ये फुल्ली परमेबल होती है, जिसका मन है आओ, जिसका मन है जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है ये लोगों को रोकना, क्योंकि तुम आगे जब जाओगे तो तुम्हें मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, वो तुम्हें रोकेगा, हमारा काम ही नहीं है। हमारा तो काम ये है कि हम बस शेप प्रोवाइड करें, रिजिडिटी और प्रोवाइड करें बस, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और जिसमें सेल वॉल नहीं होती है जैसे कि एनिमल सेल, तो वहाँ पे ये काम भी सेल मेम्ब्रेन को ही करना पड़ता है, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। तो यानी कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल, फंगल, एल्गे में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है। ये मत समझना कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन इनमें भी होती है, सेल मेम्ब्रेन हर सेल में है, कोई भी सेल है सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल है जो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गे को मिली हुई है, अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी हुई है। जैसे कि प्लांट में अगर बात करें तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर पेक्टिन की बनी हुई है, फंगस यानी कवक में ये काइटिन की बनी हुई है, और एल्गे यानी शैवाल में सेल्यूलोज या पेक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि किसमें किसकी बनी हुई है ये। अब आ जाते हैं अंदर सेल के, बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल इज नॉन पानी तो प्लस आंसर उसका लास्ट में दिया होता है, जो हमारी लास्ट में आंसर शीट होती है उसमें आंसर्स दिए होते हैं। अब हम सेल के अंदर चलते हैं, बॉडी गार्ड से तो मिल लिए, जब अंदर गए तो पता चला पूरा माहौल वेवी हो रखा है। वेवी मतलब पानी पानी है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ तो हमें दिख रहा है कि पानी पानी और उसमें सब लोग तैर रहे हैं। मतलब हमने तो सोचा था कि भाई यहाँ पे लोग रह रहे होंगे आराम से, लेकिन यहाँ पे तो पानी लोग तैर रहे हैं, ऐसे समझो, यहाँ पानी है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लोग तैर रहे हैं। तो इट इज अ फ्लूइड दैट फिल्स अप द सेल लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, बताया था। एंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, तो ऐसे समझ लो जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक, इसके अंदर लीवर है, ऑर्गन है, सॉरी लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, है ना, ओके, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, डायफ्रैगम है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ एक ऐसी चीज़ बताओ जो पूरे बॉडी को चलाता हो, क्या वो चीज़ होगी? क्या वो चीज़ है जो पूरे बॉडी को रन करवाता है, जो सबसे पावरफुल ऑर्गन भी मैं बोल सकता हूँ, ब्रेन है कि नहीं। ब्रेन जो कि हमारा एक टूल है, हमारा एक ऑर्गन है, लेकिन हम उसको पूरा जीवन मान लेते हैं। वो एक टूल है, उसका काम क्या है, थॉट प्रोड्यूस करना, उसका काम है विचार को जन्म देना, लेकिन हम क्या है, उन विचारों को सही मान के परेशान होते रहते हैं। जैसे कि क्या हुआ अगर मेरा एग्जाम ना निकला, क्या हुआ अगर ये एग्जाम ना निकला, ये ब्रेन था, उसका काम था, उसका काम पप पप पट 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 रैंडम थॉट्स को पॉपअप करते रहना, जैसे रैंडम फोन में नोटिफिकेशन आता है। अब हम क्या है, उसको सही मान लेते हैं, बात तो सही, अगर हो गया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो मेरी प्रिपरेशन सारी वेस्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर तो यार फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, घर वाली मेरी शादी करो, मतलब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमने उसको सही मान के खट 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 बस उसमें अपना रिमिनेशन चालू कर दिया। नहीं, मैं माना कि फिलॉसफी क्लास नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि अपना सफर का भी काम है। और कल तुम्हें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना। चलो
अनाउंसमेंट या गिफ्ट है आप सभी के लिए। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो इसीलिए ब्रेन के हर थॉट को सच मत माना करें। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ब्रेन है सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। तो इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। बना है इसका साइटोसोल ग्राउंड सब्सटेंस है, ये मेनली तो पानी है, ये वाटर बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, इंक्लूजन मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म पानी है, पानी में सिर्फ पानी तो है नहीं तो पानी ना बोल देते ये वाटर है, भाई पानी नहीं होगा, मतलब पानी है, लाइक खीर, खीर का मतलब दूध तो है नहीं, लेकिन खीर दूध से ही बनती है, और दूध मेन कंपोनेंट है, दूध नहीं होगा तो खीर किस बात की, समझ आ रही बात। तो ये जो समझ लो खीर है, ये साइटोप्लाज्म खीर है, तो उस खीर का दूध है ये पानी, और उसमें चावल और ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। क्या समझे, कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसमें पिगमेंट, न्यूट्रिएंट ये सब आते हैं। इसके फॉर्म्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, उतना तो डीप जैसे में तो नहीं पूछ रहा है ज़्यादा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली साइंस की बात करें तो यूक्रोमैटिन फिर भी देख लेते हैं, लूजली पैक्ड है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और हीट्रोक्रोमैटिन है टाइटली पैक्ड है। ये लूजली पैक्ड होते हैं क्रोमैटिन, और जो टाइटली पैक्ड है आपके ये हीट्रोक्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, बस ध्यान रखना है। ये ढीले ढंग से पैक है, मजबूती से पैक है, बस। ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पर मैंने रेयरली क्वेश्चन इस पर देखा है, तो बस थोड़ा देख लेना। अब आते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। और अभी एकदम रट्टा पे मत चलना, अभी रटना रटने के चक्कर में जाओगे ना तो एकदम बर्डन फील करोगे क्लास के अंदर, यार ये समझ नहीं है वो समझ नहीं है। अब फील लो कि हाँ यार सेल के अंदर बॉडी गार्ड कौन था, ये था, ठीक है। फिर अंदर घुसे के थे तो पानी था, साइटोप्लाज्म था, फिर अंदर घुसे थे तो न्यूक्लियस मिला था, न्यूक्लियस ब्रेन है। अब सबसे ब्रेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं जो सेल ऑर्गन, देखो सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है तुम समझिए, ये साइटोप्लाज्म है तुम समझिए। अब इसके अंदर लोग फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और उनका अलग अलग काम है। हम एक फैमिली के अंदर गए, मैंने क्या बोला था, उस फैमिली के अंदर हर किसी का काम है, अलग अलग काम है, या फिर हम एक कंपनी के अंदर गए, सब लोगों का काम है। तो कंपनी के अंदर कुछ अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग। जैसे हमारे अंग होते हैं, हाथ पैर अलग अलग काम है, तो सेल के जो अंग होते हैं, सेल के जो अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल, उनका अलग अलग काम है, ठीक। उसी में से एक सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस भी है। सबसे पहले इसी की डिस्कवरी हुई थी, और सबसे बड़ा भी यही है पूरे सेल में। सबसे पहले डिस्कवरी भी इसी की हुई थी, खोज भी इसी की हुई थी, और सबसे बड़ा भी यही है। इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। 1831 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन अ यूकैरियोटिक सेल। सर ये क्या होती है, छोड़ दो अभी के लिए। न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर होती है इसमें, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है। इसके बाहर की जो कवरिंग है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। तो केंद्रक एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। केंद्रक एक दोहरी परत वाली केंद्रिका झिल्ली से घिरा होता है, जो केंद्र को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यह केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन की अनुमति देता है, यानी इट परमिट्स मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो जैसे ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है पानी, इसके अंदर का पानी न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर का पानी साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर का पानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म, समझे। प्रोटोप्लाज्म कुछ अलग नहीं है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला दोगे प्रोटोप्लाज्म बन गया। और वो पुरकिंजे ने बोला था, टर्म कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म, समझ में आई चीज। तो मटेरियल को परमिट करेगा बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, कौन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी दोहरी परत वाली केंद्रक झिल्ली। द प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल एंड कंपोज्ड ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, ऑर्बिट, ठीक है, ओके। और टर्म किसने किया, कौन किया था, लिखा नहीं यहाँ पे, पुरकिंजे ने किया था, यहाँ पे लिखा नहीं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, टर्म कॉइन्ड बाय पुरकिंजे 1839, कंपोज्ड ऑफ थिक फ्लूइड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स क्रोमैटिन फाइबर्स, और ये सारी चीजें इसमें पड़ी होती हैं, अभी देखेंगे क्या होते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा जो देख रहा हो पीला पीला न्यूक्लियस है, ठीक है। इस सर ये न्यूक्लियस है ना, ये अरे भाई वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियस नहीं है ना। न्यूक्लियस के अंदर तुम समझते ना, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटू सा ये पड़ा हुआ न्यूक्लियोलस, समझ रहे हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, एक डिस्टिंक्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, रिस्पांसिबल फॉर राइबोजेनेसिस, या राइबोसोम बायोजेनेसिस बोल दो, राइबोजेनेसिस मतलब ये राइबोसोम बनाने का काम करता है, कौन, न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम क्या होता है, अभी देखेंगे क्या होता है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। राइबोसोम कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है। और तुम देख रहे हो धागा टाइप कुछ है, ये धागा टाइप कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटीरियल, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटीरियल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये क्रोमैटिन मटीरियल जो है डीएनए प्रोटीन का बना हुआ है। अब इसको भी छोड़ दो, कोई लोड लेने की बात नहीं है, हल्के हल्के लेके चलो, एकदम हल्के हल्के, सब याद हो जाएगा क्लास के एंड तक, ठीक है। तुम ये तो प्रोटोप्लाज्म समझ में आया कि नहीं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, 1839 में पुरकिंजे ने ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीजें पढ़नी है, एक तो न्यूक्लियोलस जो गोला गोला सा ही है, ठीक है, जो क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, जो क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, और ये धागा टाइप स्ट्रक्चर है जो क्रोमैटिन मटीरियल है, इसका आगे काम आएगा क्रोमैटिन मटीरियल का, ठीक है। समझ में आ गई चीज, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे आते हैं, ठीक है। ये अभी छोड़ दो, डीएनए और ये जो क्रोमोसोम है छोड़ दो भी, ठीक है। टाइप ऑफ सेल पे तो हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल करके कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल, डब्ल्यू मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। तो एक्चुअली में सेल दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आकार की बात करें साइज की, तो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, कहीं कहीं पे आपको 0.1 से 10 माइक्रोमीटर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, यहाँ न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे एब्सेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे,
क्रोमोजोम यहाँ एक ही होता है सिंगल, क्रोमोजोम और क्रोमोजोम क्या होता है मत चिंता करो, भी बताएंगे, ठीक। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यानी बैक्टीरियल जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली नहीं है। यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल आ जाती हैं, ये हिंदी में अब पता है। अब मैं तुमसे अगर मैं बोल दूँ कि इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या होंगी, समान चीज़ें, क्योंकि आप देखो सेल के अंदर मतलब सेल में तो एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के अलावा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, यही होता है। अब सेल ऑर्गेनल्स इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। न्यूक्लियस भी इसमें न्यूक्लियस है, इसमें नहीं है, फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो कॉमन क्या होता है, आप गेस करो क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी, क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी, आप बताओ, आप खुद से सोचो। तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ होगी, सेल मेम्ब्रेन तो होगी चाहे कैसी भी सेल हो, सेल को के कंटेंट को होल्ड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की तो जरूरत होगी, ठीक। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो होगा। और क्या होगा, ध्यान रखना, एक चीज़ होती है राइबोसोम, जिसका भी जिक्र हुआ था, जो न्यूक्लियस बनाता है वो भी होगा, एक्चुअली प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम भी होता है, ठीक। ध्यान रखना इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट बोल, न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वेल डिफाइंड हम बोल नहीं सकते कि ये देखो ये न्यूक्लियस है। तो जो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता रीजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या चीज़ होती है, मेम्ब्रेन लैकिंग न्यूक्लियर रीजन इन अ बैक्टीरियल सेल। ये एक बैक्टीरिया की सेल मान लो, ठीक है। अब न्यूक्लियस कायदे से ऐसा होना चाहिए ये जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और धागा टाइप संरचना है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, ये नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा। तो ये जो अब रीजन हो गया जहाँ पे धागा वागा सब फैला हुआ पड़ा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ में आई चीज़, ठीक। तो ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। देख रहे हो कहीं दिख रहा है गोल गोल, नहीं, सब धागा वागा सब फैला पड़ा हुआ है, ठीक है, सब धागा फैला वाला पड़ा हुआ है सब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलेंगे, ठीक। ये आप देख पा रहे हो प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड। बाकी आगे मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। और वैक्यूल आगे सब देखेंगे, साइटोप्लाज्म इसमें, मीजोसोम देखने मिलता है इसमें। ये आपको फ्लैगला दिख रहा है, ये पूंछ सी, ये इसको मूव करने में हेल्प करती है, फ्लैगला का स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, तो फ्लैगला इसको मूव करने में हेल्प करती है पूंछ। यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस, मतलब ट्रू है इसमें न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस है प्रॉपर, देख सकते हैं, है ना। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ओके। सारी चीज़ें अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये सब अभी हम आगे बस देखने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। शुरू करें सेल ऑर्गेनल को देखना, यानी कि हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, पेरोक्सियम का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, इन सब का काम देखते हैं, ठीक। चलो, तो बैक्टीरियल फ्लैगेलम ये बाद में देखेंगे, पहले हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल पे। जो छोड़ा है ये मुझे रिकॉल कराना, याद दिलाना, आखिरी में ये करेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है। डायमीटर 0.1 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बता दूँ, ठीक है। ओवर द टाइम आपको रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो एसएससी में अभी रिसेंट में जब से एडिक्विटी आया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में साइंस से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर आप एम कर रहे हैं रेलवे जैसे एग्जाम में, ठीक है, बनने को बन सकते हैं, किसको पता, ठीक है। कोई भगवान तो नहीं जो मुझे पता है कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना भी डेप्थ में नहीं बन रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी जैसे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम्स में अगर आप बैठने वाले हैं तो वहाँ तो बनेंगे, बिल्कुल ढंग के बनेंगे। तो वहाँ के लिए तो कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको, अगर उस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, अगेन एसएससी में पूछा जा सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट में नहीं पूछे गए, देखने को नहीं मिले ज़्यादा डेप्थ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कोशिका मृत्यु, यानी ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो डेथ करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का की रोल होता है। लेकिन इसका जो मेन काम होता है, ये तो आप मान सकते हैं इसका एक सेकेंडरी काम हो गया। जैसे नहीं हमने करेंसी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, तो करेंसी का एक प्राइमरी काम होता है, एक सेकेंडरी काम होता है ना। या फिर फंक्शन की अगर बात करें, ऐसे बैंक का एक प्राइमरी काम होता है, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से मेन काम जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो एनर्जी बनाना होता है। एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में बनाता है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मेन इसको इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनाता है, और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। सर एनर्जी कैसे बनाता है, ये सर ना रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है वो फिर हमारा सेल की तरफ जाता है। सेल में ऑक्सीजन क्या करती है, इसको तोड़ती है खाने को, पहले साइटोप्लाज्म में थोड़ा टूटता है, फिर मेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आकर टूटता है, वो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो, जो खाना खाने के बाद जो एनर्जी एक्चुअली बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सिंपल, क्या करना, एनर्जी बनाना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो झिल्लियां होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहरी वाली होगी और एक अंदर वाली होगी। बाहर वाली जो होती है वो पोरस नेचर की होती है, ठीक है, बाहर वाली पोरस नेचर की होती है, और जो अंदर वाली होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की है, दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है का ये जो इस तरीके से संरचना से घूम कर रही है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। दोनों के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया कि क्या डीएनए होता है, क्या राइबोसोम होता है। शेप इसका जो आकार होता है वो सॉसेज होता है, ठीक है, सॉसेज। तो सॉसेज कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो। तो एक्चुअल में कुछ इसी तरीके से इसका शेप होता है, इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसमें इस घुमावदार को बोलते हैं क्रिस्टे,
ठीक है, तो आउटर पोरस होती है और जो एटीपी बनता है ना वो एटीपी अंदर वाली में ही बनता है, इनर मेम्ब्रेन में बनता है। समझ आ गई चीज़ आपको? माइटोकॉन्ड्रिया को यानी कि जो सूत्र कणिका होती है, लेंथ डायमीटर कितना होता है, मेन रोल पावर हाउस एनर्जी बनाना होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा घर बोलते हैं। ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में बनती है जिसको एनर्जी करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। दो झिल्लियाँ होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाहरी पोरस नेचर की होती है और एक आंतरिक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि एटीपी के निर्माण में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए सूत्र कणिका समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो बार बार राइबोसोम 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 आ रहा है, फाइनली हम राइबोसोम के बारे में अब पढ़ ही लेते हैं। ठीक, तो राइबोसोम का काम ये होता है कि ये पहली बात इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती। और अभी हमने देखा था ये प्रोकैरियोटिक में भी होगी और यूकैरियोटिक में भी होगी, है ना। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, सेल ऑर्गेनेल नहीं था, न्यूक्लियर रीजन ढंग का नहीं था, हमें देखने को मिला। तो ऐसे समझ लो प्रो है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए सब एब्सेंट है एब्सेंट एब्सेंट है। ये क्या है, ट्रू है, इनको सबकी जरूरत है, ये लोग प्रो है तो इनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके चलो। तो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है ना माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जिस साल सीपॉय म्यूटिनी हुई थी उसी साल करी गई थी। कमेंट में आप बताएंगे किस साल हुई थी। ठीक है, किसने करी थी, कॉलिकर ने। किसने करी थी, कॉलिकर। कब, 1857 में डिस्कवरी हुई थी, 1857 में। ओके, तो राइबोसोम के पास खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई झिल्ली नहीं है, एंड दे आर एसेंशियल सेल स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय संरचना है। यानी कि क्या काम है इनका, प्रोटीन बनाना काम है। क्या काम है इनका, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, प्रोटीन र, प्रोटीन र, जब प्रोटीन बोलते हैं तो र डोमिनेंट लेटर होता है ना, प्रोटीन, तो र से शुरू हो रहा है राइबोसोम। डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी 1955 में। ठीक है, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। दे आर अ नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, थैलीनुमा संरचना का एक जाल है पूरा। ठीक है, थैलीनुमा संरचना का पूरा एक जाल है। दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द अनदर साइड। तो आप ऐसे समझो, ये यहाँ पे देखो, ये जो पूरा है ना, ये इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इसका एक हिस्सा ये न्यूक्लियस से लगा हुआ, ये न्यूक्लियस है, तो एक हिस्सा इसका न्यूक्लियस से लगा हुआ जुड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर पूरी सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ऐसे सेल होगा पूरा, तो सेल मेम्ब्रेन से दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ है। ठीक, दूसरा हिस्सा सेल से जुड़ा हुआ, तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों का बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे ना, तो इनके बीच क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसका काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, खत्म। ठीक, काम होता है इसका कि वो ट्रांसपोर्ट करना। अब ना इसके दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। अब तुमको अगर ध्यान से दिख रहा हो, मैंने बोला कि ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ डॉट डॉट दिख रहा है, तुमको दिख रहा है डॉट 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 डॉट, यहाँ कुछ डॉट डॉट दिख रहा नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे 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 ऐसे, वहाँ पे देखो ऐसे, खड़ा हूँ आज भी वही, खड़ा ही नहीं खड़ा है तो, और यहाँ पर कुछ डॉट डॉट भी नहीं। तो जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम है, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो ये क्या कर रहा है, ये फैट और लिपिड बना रहा है। यहाँ डॉट डॉट है तो खुरदुरा है, खुरदुरा है तो इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ डॉट डॉट नहीं है, खुरदुरा नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये फैट्स और लिपिड का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, डॉट डॉट है राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, खत्म। और जब ये बन जाएगा, ये प्रोटीन बना देगा, ये फैट बना देगा, उसका ट्रांसपोर्ट इधर उधर करता रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है किसका, जो इसके दो पार्ट बनाते हैं, एक तो स्मूथ फैट लिपिड बनाता है और रफ वाला क्या बनाता है, वो अपना प्रोटीन बनाता है। स्मूथ का एक और काम है, स्मूथ का एक और काम है, वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जैसे कि दारू पीते हैं तो हमारा क्या खराब होता है, दारू पीने से क्या खराब होता है, जल्दी बताओ। दारू जब हम पीते हैं, मतलब हम नहीं पीते हैं, जो भी पीता है, मैं तो नहीं पीता हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं, ये बताओ जल्दी बताओ। लीवर खराब होता है, बिल्कुल सही। तो लीवर जो होता है, लीवर में बहुत सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसीलिए लीवर हमारा ऑर्गन जो होता है हमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करने में हेल्प करता है। दारू पीते हैं, गोलियां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, किसको इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, क्योंकि लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने का। जो ये गंदगी तुमने डाला है शरीर में, काम किसको करना पड़ता है, बेचारे लीवर को काम करना पड़ता है। ठीक है, और जब वो करना बंद कर देगा तो बेचारे तुम बन जाओगे फिर। ठीक है, तो थ्रू एन एंजाइम साइटोक्रोम 450, ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो कृपया करके कभी भी दारू सिगरेट ये सारे नशे ना करें। अब पता नहीं लोग रहता है कि नहीं, जो भी है, लेकिन अब पता कहता है, खैर लोगों की कुछ अलग अलग मेंटालिटी होती है। तो साइटोक्रोम 450, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता से कौन से मजे मिल जाते हैं। क्या साइटोक्रोम 450 पी 450, ये क्या है, ये एक आपका एंजाइम है। ठीक है, टाइप्स किसके, कुछ नहीं, देखो ये जैसे नहीं, ऐसे 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 इसको क्रिस्टे बोल देते हैं, जो खड़े टाइप है ना, इनको टीवी खाता है, फालतू में टाइप वाइप करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं। ये ऐसे कुछ घूम नहीं रही है, ये सिस्टर ने, और जो खड़े हुए हैं ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है, कहता हूँ टाइप तो मैंने बताई दी है, रफ है राइबोसोम की वजह से, तो प्रोटीन बना रहा है। स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, ये फैट लिपिड बना रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है और फिर ट्रांसपोर्ट करके दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खत्म। वही लिखा हुआ पढ़ लो। ठीक है, इसकी विशेषता इसकी सतह पर राइबोसोम है जो प्रोटीन संश्लेषण में जिम्मेदार है, खुरदुरी वाली, और चिकनी वाली क्या है, यह लिपिड तथा वसा के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। वसा और लिपिड बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, खत्म। अब आ जाओ गोल्जी बॉडीज़ में। गोल्जी बॉडीज़ क्या है, जैसे कि इनका एक हिस्सा न्यूक्लियस से लगा हुआ है और एक हिस्सा लगा हुआ है उधर की ओर, सेल मेम्ब्रेन की ओर। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है, इनका एक ऐसा फेस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ है, सिस फेस बोलते हैं इसको। ये सिस फेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ऐसा, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। और ये आपका बड़ा सा, ये है आपका ट्रांसफेस, ट्रांसफेस कहलाता है, कॉनकेव यानी अवतल है। ये जो सिस फेस है, फेसेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है, रिसीविंग साइड है, रिसीव करेगा। और कॉनकेव ये है, ये फेसेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैच्योर है, और शिपिंग साइड है, ये रिसीव करेगा, शिप करेगा, रिसीव करेगा, शिप करेगा। क्या रिसीव करेगा, किससे रिसीव करेगा, क्यों, क्या रिसीव करेगा, किससे रिसीव करेगा,
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा क्या, प्रोटीन और लिपिड, और उसको स्टोर कर लेगा पोस्ट ऑफिस की तरह। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्पैचिंग करता है लेके, तो ये लेगा पैकेजिंग डिस्पैचिंग करेगा और दे देगा। इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स, ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम सिंपल शुगर्स एंड इट फॉर्म्स लाइजोसोम। लाइजोसोम बनाता यही है आपका, ठीक है। लाइजोसोम बनाने का काम गोल्गी बॉडीज का ही है। इसका एक्सिस फेस है कॉन्वेक्स और ट्रांस फेस है कॉन्केव। ये लेता है, ये देता है, क्या लेता देता है, तो लेता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और फैट वगैरह लेगा, पैकेजिंग करेगा, डिस्पैचिंग करेगा, इसीलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब आते हैं अगले सेल ऑर्गेनेली पे, जिसको लाइजोसोम के नाम से जानते हैं। और हाँ, इसकी जो डिस्कवरी है वो कैमिलियो गोल्गी ने करी थी 1898 में। ये इंपॉर्टेंट है, नाम तो क्या ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम में खुद ही गोल्गी लगा हुआ है, तो नाम से तो हर कोई गेस कर लेगा, तो इसलिए पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, पूछता भी नहीं है, ठीक है। 1898 डिस्कवरी ध्यान रखना। अब आते हैं लाइजोसोम। मान लो कल को कुछ ऐसा हुआ कि सेल फंक्शन नहीं कर रही है, तो सेल क्या पड़ी रहेगी ऐसे, नहीं, सेल मर जाएगी। इनफैक्ट जो हमारी स्किन में लगभग हर मिनट 30 से 40 हज़ार सेल्स को शेड करती है हमारी स्किन, 30 से 40 हज़ार पर मिनट। तो लाइजोसोम का काम ये होता है कि जो भी कोशिका काम करना बंद कर दी है, खत्म हो गया उसका काम, उसको डाइजेस्ट कर लेना, उसको क्लीन कर देना, उसको साफ सफाई कर देना, लाइजोसोम का काम है। इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसका कोशिका का आत्मघाती थैली होती है ये, ठीक है। लाइजोसोम इस लाइक कि भैया बॉम्ब लगा के गया और फट गया, ठीक है, और सबको साफ कर दिया, खुद तो गया ही लेकिन बाकी सबको साफ कर दिया, उस तरीके से होता है। कैसे साफ करता है ये, इसके अंदर एक एंजाइम बना होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पाचन शक्ति होती है उस एंजाइम में, उस एंजाइम में पाचक शक्ति होती है, वो सेल को पचा लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। और जो इसके अंदर का एंजाइम है ना, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये पता है कहाँ बनता है, RER में लिखा हुआ है यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये खुद तो गोल्गी बॉडीज में बनेगा, ठीक है, खुद तो ये गोल्गी बॉडीज में बनेगा, गोल्गी अपरेटस ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है, जो एंजाइम है, वो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। खुरदुरी जो अंतःप्रावधावी जालिका होती है उसमें निर्मित होता है। व्हेन द सेल्स गेट डैमेज्ड, लाइजोसोम में बर्स्ट लीडिंग टू एंजाइम्स डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइजोसोम फट जा सकते हैं, जिससे एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। डन, तो लाइजोसोम फट गए और पूरी सेल को पचा लिया। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सेल ऑर्गेनेली अभी तक पढ़े हैं, है ना, क्योंकि फिर सारे मिक्सअप ना हो जाए। इसलिए देखो, हमने पढ़ा कि ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, पानी। ब्रेन ऑफ द सेल है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है जो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो पानी भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताओ। धागे टाइप स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जिनको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, ठीक। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा कि इस तरीके से सॉशियस शेप का इस तरीके से कुछ तो पड़ा हुआ है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। 2 मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जो होती है इसमें क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं इसको, इस तरीके से जो राउंडेड है, ये ATP बनाती है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि वो ऊर्जा भंडारण बोलते हैं, ऊर्जा भंडार बोलते हैं, ठीक है। ये अपॉप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होती है। इसके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक, चलो ठीक है। इसके बाद हमने देखा क्या, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से है, क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। इसमें कुछ ये तो सिस्टर्ने हैं और इसमें कुछ टिब्यूल्स भी हैं, सिस्टर्ने और टिब्यूल्स, ठीक है। सिस्टर्ने में इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा जो राइबोसोम के रफ है, प्रोटीन बनाता है। ये स्मूथ है जो फैट लिपिड बनाएगा, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, पॉइजन वगैरह डिटॉक्सिफाई करने में। प्लस यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमें गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी अपरेटस भी देखने को मिलता है। सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, रिसीविंग एंड है, सप्लाइंग एंड है, पैकेजिंग डिस्पैचिंग हेल्प करता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइजोसोम बनाने का काम करता है। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम के अंदर पानी भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, फटता है और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर ले जाता है। ये अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक। राइबोसोम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में होता है। जॉर्ज पैलेडी ने उसकी डिस्कवरी करी थी, दोनों में होता है वो, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है, राइबोसोम है, दोनों में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। चलो वैक्यूओल पे आते हैं, यानी रसधानी। ये रसधानी क्या होती है, तो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड और लिक्विड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? सभी भाई और बहनों से एक विनती है, लाइक कर दो सब एक बार, मैं ही 5000 में काउंटिंग करता हूँ। अच्छा, देखो कितनी अच्छी बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड और लिक्विड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि रसधानी क्या है, रसधानियाँ झिल्ली से घिरी हुई ठोस या तरल पदार्थों से भरी थैली जैसी संरचना होती हैं, ठीक है। ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी, जैसे अभी तक जितना भी हमने देखा प्लांट एनिमल सब में है, लेकिन होता क्या है, कुछ अंतर होता है। प्लांट में बहुत बड़े होते हैं, एक ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। सेल की लगभग 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है ये, ठीक। सेल सैप होता है इसमें, मतलब इसके अंदर सेल सैप भरा होता है, मतलब एक काइंड ऑफ रस होता है, रस, ठीक है। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कुछ का कुछ फीचर कठोरता, जैसे कि तुम गुब्बारे में पानी भरो फिर उसको पकड़ो तो जो फील आएगा ना वो टर्जिडिटी का फील है, फूला हुआ। अभी बोला था सेल जब फूल जाती है तो टर्जिड हो जाती है। तो टर्जिड यानी कि जैसे कि जब पेड़ सूख जाते हैं तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो उसका मतलब पता है क्या है, वैक्यूल भी मुरझा गया, वैक्यूल है मतलब एकदम मुरझा गया, क्योंकि वो पानी के ही बने होते हैं, वैक्यूल पानी है, सैप रस भरा हुआ है, अब है ही नहीं, तो इसलिए वो भी वैक्यूल्स भी मुरझा जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये कोशिका का रस भंडारण है, ठीक है। टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल, प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में क्या काम है, एनिमल सेल वैक्यूल, जो एनिमल सेल है यानी कि जो आपकी कोशिका, जंतु की कोशिका, उसमें छोटे होते हैं, बहुत होते हैं और टेम्पररी होते हैं। जब जरूरत पड़ती है
तब आते हैं इसमें क्या है, एक है बहुत बड़ा है परमानेंट है, इसमें बहुत सारे हैं बहुत छोटे हैं और टेम्परेरी है। ठीक, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन स्टोर करने का काम है इनका। सेल सैप में क्या क्या होता है, इनके रस में अमीनो एसिड होता है, शुगर होती है, ऑर्गेनिक एसिड अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल देखने को मिलता है इनके सेल सैप में। अब आते हैं पेरोक्सिसोम क्या चीज़ होती है। इट ब्रेक डाउन वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन कैसे, तो ये एक्चुअल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, ये जो हार्मफुल एक काइंड ऑफ टॉक्सिन होता है उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ देता है। इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, एग्जांपल कैटलिस्ट दैट कन्वर्ट हार्मफुल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इट एक्ट्स एज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हेल्पिंग टू डिटॉक्सिफाई द सेल। देखिए अभी मैंने बोला तुम्हें लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या फटता है, सेल डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन डिटॉक्सिफाई कौन करेगा सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। लेकिन क्या वो सबको कर लेगा, नहीं, कुछ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जैसे भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको तोड़ना ये पेरोक्सिसोम का काम होता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं और उन ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स का यूज करके ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारी बॉडी का, हमारा ध्यान रखना, हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो टेम्पररी तौर से वैक्यूल में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल आर टेम्पररली स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स हैं वहां पर, ठीक है। वैक्यूल्स में आपको देखने को मिलेगी राजधानियां, ठीक है, जो राजधानियां उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो टेम्पररी स्टोर होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम भी समझिए। प्लास्टिड पे आते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ प्लांट सेल में है। अभी तक पूरे लेक्चर में ऐसी क्या चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी जो प्लांट सेल में तो थी लेकिन एनिमल सेल में नहीं थी, बताइए क्या चीज़ थी वो। तो वो चीज़ थी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक ही नहीं थी। उसी तरीके से दूसरी ऐसी चीज़ है भी है जो प्लांट में तो है लेकिन एनिमल में नहीं है, वैक्यूल। ध्यान रखना, प्लांट एनिमल दोनों में वो बात अलग है, यहाँ टेम्पररी तौर से होता है एनिमल में, यहाँ परमानेंट होता है। एक होता है बड़ा होता है, यहाँ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। इनका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। अब फिर से रिकॉल करो तुम कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या ऐसा बताया था जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। तुम राइबोसोम के बारे में जानते हो क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, खुद कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। और किसने डिस्कवरी करी थी, जॉर्जी पैलेट ने करी थी, डीएनए भी पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए राइबोसोम है और क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम है इसीलिए कभी कभी ध्यान रखना इसको वियर्ड ऑर्गेनेली भी बोल देते हैं, थोड़ा सा वियर्ड ऑर्गेनेली, ठीक है। और ये मत समझना कि अपने आप से कोई भी जो फैक्ट याद आ रहा है दिमाग में बताया जा रहे हैं। रेलवे में आ चुका है एनटीपीसी में, एग्जैक्टली याद नहीं एनटीपीसी में, लेकिन रेलवे में आ चुका है। और ना यकीन हो तो सर्च मारना कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज वियर्ड ऑर्गेनेली, दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो अगर मैं कुछ मुंह से निकाल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वियर्ड ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं किस पे, प्लास्टिड पे। तो प्लास्टिड के पास हमने क्या देखा, डीएनए राइबोसोम खुद का है और ये प्लांट सेल में। अब प्लास्टिड के 3 प्रकार हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट अम्लीय लवक, ठीक। क्लोरो हरा है, क्लोरोफिल है इसमें। क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड, ये हरे प्लास्टिड होते हैं, ये हरे लवक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। जहां भी क्लोरोफिल होता है पेड़ में वो चीज़ हरी हो जाती है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। अब ये हरी ही क्यों होती है वो हम जब मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में तब वहां पे बताऊंगा कि हरा ही क्यों होता है, ठीक है। जिस बात ध्यान रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु होती है। ये पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हरे कलर का होता है, ठीक है। तो जहां हरा कलर है वहां क्लोरोफिल है। दे ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स। रुकना भी जरा, ठीक है, इसको हटाना जरा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंटेन मैग्नीशियम, बता दिया, विच इज एसेंशियल फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फूड तो मैग्नीशियम कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, हरे रंग का होता है। मैग्नीशियम कैसे होता है, इसमें पिगमेंट भी होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, प्लास्टिड जो है इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब ये है कि जैसे एक प्लास्टिड के 3 प्रकार हैं, क्लोरो क्रोमो ल्यूको। एक प्लास्टिड दूसरे में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी क्षमता रखता है। क्लोरो क्रोमो में हो सकता है, क्रोमो ल्यूको में हो सकता है, क्लोरो ल्यूको में हो सकता है, ठीक। कैसे, देखो टमाटर हरा है, क्लोरोफिल है, जब कच्चा है। टमाटर लाल भी तो हो जाता है, तो वो जो क्लोरो है वो क्रोमो में बदल गया। और जो लाल कलर आया वो कहाँ से आया, लाइकोपीन से। जो लाल कलर आया चिली में, मिर्ची में, वो आया कहाँ से, कैप्साइसिन से, ठीक है। वो कहाँ से आया, कैप्साइसिन से, ओके। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन क्या चीज़ है, एंथोसाइनिन आर पिगमेंट्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज। जो फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ये। जैसे कि अगर बात करेंगे येलो कलर किसकी वजह से आता है, तो येलो आता है ज़ैंथोफिल की वजह से, ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो येलो कलर ज़ैंथोफिल, रेड कलर लाइकोपीन, रेड कलर ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्सेंथिन। ये सब एंथोसाइनिन होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं ये जो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कल जो है ऐसे खाना खा रही थी तो मैंने इसके चिली से मुझे याद आया, ठीक है। तो खाना नहीं खाती है, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा लिया रोटी और सब्जी और लगा दिया जोर जबरदस्ती से मुँह में, ठीक है। तो कल पूरे घर में शिकायत करती फिर रही थी कि चाचू ने मिर्ची लगा दी मेरे। फिर बोल रही थी मम्मा मुझे मिर्ची दो, चाचू के लगानी। खैर तो आगे बढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरो हो गया, क्रोमो हो गया, अब आते हैं ल्यूको पे। तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, कलर नहीं होता इनमें। क्लोरो में कलर था ग्रीन, क्रोमो में भी था, अलग अलग एंथोसाइनिन्स की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से इनमें कोई कलर नहीं, कलरलेस प्लास्टिड है, रंगहीन लवक होते हैं ये। इनके 3 प्रकार होते हैं, प्लास्टिड के 3 प्रकार, क्लोरो क्रोमो ल्यूको। ल्यूको के खुद के 3 प्रकार। ल्यूको का काम एक्चुअली में स्टोरेज का होता है। क्लोरो खाना बना रहा है, क्रोमो कलर दे रहा है। कलर क्यों देता है, कलर से क्या होते हैं, ये जो हमारे भंवरे वरे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सब अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसका ये भी काम होता है। ध्यान देखो, सिर्फ वो काम नहीं होता है, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा, जैसे कि रिकमेंडेड होता है कि हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजीज खाएं कलर के,
ठीक है, जब हम खाएं फल खाएं तो अलग अलग कलर के फल खाएं, अलग अलग कलर की सब्जियां खाएं, ब्रोकली खाएं, गोभी खाएं ना, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, सारे कलर हों। पता है इसका क्या रोल होता है? ये जो एंथोसाइनिन होते हैं ना, पिगमेंट, ये जितने लोग भी जो लोग भी डिफरेंट कलर वेजीज खाते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। पता है आपको? बहुत ज़रूरी होते हैं ये जो एंथोसाइनिन है, पिगमेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन को अच्छा करना है, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजीज आप खाना शुरू करिए, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कलर यहाँ से मिलता है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर। लेकिन एक काम क्या होता है, ये इनका खुद का, इसमें तो हमारा बेनिफिट है कलर से, उनका क्या बेनिफिट है? तो इससे क्या है, इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट क्यों अट्रैक्ट करने होते हैं इनको? वो करने होते हैं क्योंकि इनको अपना रिप्रोडक्शन भी तो करना है। ठीक है, तो अपने रिप्रोडक्शन के लिए कैसे होता है रिप्रोडक्शन, वो देखेंगे आगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो ल्यूको के 3 प्रकार हैं। स्टोरेज का काम है इसका, एमाइलो, एल्यूरो, इलाइयो। लाई को स्टोर करेगा, यानी फैट को स्टोर करेगा। लाई में क्या होता है? फैट होता है। एल्यूरो प्रोटीन जब बोलते हैं तो रा आता है, राइबोसोम है ना, राइबोसोम। तो ऐसे ल्यूरो, तो इसमें भी रा डोमिनेटिंग, इसमें भी रा डोमिनेटिंग है, तो ल्यूरो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। एमाइलो, तो फैट प्रोटीन के बाद बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। हमारे लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो लोग जिम में रहते हैं क्या करते रहते हैं दिन भर? कार्ब प्रोटीन फैट, कार्ब प्रोटीन फैट ही करते रहते हैं। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट यही होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फैट को स्टोर करता है, प्रोटीन को, और बाकी तीसरा बच गया कार्बोहाइड्रेट, वो अमाइलो करेगा। सिंपल सिंपल। ठीक है, सेल डिवीजन पे आते हैं, तो मैं रिवाइज कराऊँ प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड पहली बात प्लांट सेल में ही होता है। इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। क्लोरोफिल होता है, क्रोमा वो कलर होता है, ल्यूको स्टोरेज करता है, स्टोरेज कलर, एंड ये क्या करता है? फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से। क्लोरोफिल होता है इसमें, मैग्नीशियम मेटल होता है, ये क्रोमा कलर प्रोवाइड करता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है इसमें। ठीक है, और ल्यूको क्या करता है? स्टोरेज करता है। इसके भी 3 प्रकार, एल्यूरो प्रोटीन, इलाइयो, लाई में फैट होता है, फैट स्टोर करता है, बच गया एमाइलो, कार्बो को स्टोर करेगा। अब आते हैं सेल डिवीजन पे। ठीक है, कोशिका विभाजन पे। तो शुरू में ही, अच्छा जो छोड़ा था वो थोड़ा देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन पे आते हैं, रुकिएगा। कोशिका पहले यहाँ पे आ जाता है, विभाजन ही देखते हैं, रुकिएगा। ठीक है, तो कोशिका अभी हमने देखा था कि वर्चो जी ने बोला था कि जो नई सेल बनती है, नई कोशिका बनती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से जो कोशिका मौजूद होती है उसी से बनती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतित कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होगी, सेल बनेगी, हो सकता है और डिवाइड हो जाए, तो इस तरीके से डिवीजन होता है। कारण क्या होता है इसका? इससे किसी जीव को वृद्धि मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम छोटू से बउआ या बिट्टी से थे और हम धीरे धीरे बड़े हो गए, अडल्ट बन गए, है ना, जवान हो गए धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमारा बड़ा शरीर क्यों? सेल डिवीजन की वजह से। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन की वजह से होती है। इससे और क्या होता है? तो जो हमारी पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त हो गई जो हमारी कोशिकाएं हैं, यानी ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, उनको प्रतिस्थापित करने में हेल्प मिलती है, उनको रिप्लेस करने में हेल्प मिलती है, उनको हटा के नई सेल लाने में हेल्प मिलती है। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि युग्मक निर्माण। गैमीट बनाते हैं। गैमीट में आपको ना क्लियरली समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, लेकिन अभी के लिए फिर भी देख लो गैमीट क्या होता है। तो गैमीट का मतलब होता है जब हम सेल, मतलब काइंड ऑफ जैसा भी बनाता है, स्पर्म ओवम से मिलता है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर जो होता है वो गैमीट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो मेयोसिस इसको बोलते हैं। तो 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक तो माइटोसिस होता है और एक मेयोसिस होता है। 2 तरीके का यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। ठीक, क्लियर, डन। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना भी देखना। एक यहाँ पर पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट सेल होती है। पेरेंट सेल का मतलब हो गया जनक कोशिका। ठीक है, और वो किसमें होगी? संतित कोशिका, डॉटर सेल में डिवाइड होगी 2 में। ये एक पेरेंट सेल थी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई। यहाँ पे एक पेरेंट सेल थी, ठीक है, एक पेरेंट सेल थी, 2 डॉटर सेल में पहले डिवाइड हुई, फिर वो 2 डॉटर सेल फर्दर 2 में डिवाइड हो गई, यानी 4 डॉटर सेल बना दी। यानी माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, यानी 2 संतित कोशिकाएं बन रही हैं एक जनक कोशिका से, और यहाँ एक जनक कोशिका से 4, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन रही हैं। ठीक, इसको पहले ध्यान से थोड़ा देखो, ध्यान से थोड़ा सा देखो, दिखा कुछ? ठीक, अब माइटोसिस मायोसिस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अभी हम पूरा सब समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई लोड लेने की बात नहीं। पहले ये समझ लो माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में यहाँ पर चल जाओ भाई, तो यहाँ पे क्या है? एक 2 डॉटर सेल बना रहा है, यहाँ एक 4 डॉटर सेल बना रहा है। न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है, या न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ पे उसका फर्दर डिवीजन हो रहा है, तो 2 बार डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार डिवीजन हो रहा है। डॉटर सेल मतलब जो आपकी फाइनली बनी वो डाइप्लॉइड है और यहाँ हैप्लॉइड है। जो संतित कोशिकाएं देखो, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। ये जो यहाँ पे बन रही है माइटोसिस में डाइप्लॉइड है, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से। यहाँ पे क्योंकि ये जो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे थे, ये जो डाइप्लॉइड नेचर के थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बने थे डाइप्लॉइड नेचर के पेयर में, ये फर्दर डिवाइड हो गए। ये फर्दर एक इसका ये निकला है, एक इसका निकला है, तो इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। ओके, यानी यहाँ पे संतित कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यहाँ पे अंगुणित होती हैं। ठीक है, 2n और यहाँ पे सेल्स आर जनरली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट सेल, आइडेंटिकल होती हैं, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट एंड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द पेरेंट सेल। ग्रोथ जहाँ बॉडी की हो रही होगी, रिपेयर, ये सब में, ये गैमीट फॉर्मेशन में, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मायोसिस, और ये बॉडी की जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वहाँ पर होता है। स्पर्म ओवम जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं वहीं पे होता है सेल की, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी सेल की कोशिकाएं हैं, सॉरी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, बॉडी की कोशिकाएं हैं, उन सब में माइटोसिस होता है, जहाँ ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है। ये क्या होती है? यहाँ से गैमीट फॉर्मेशन होता है, एग और स्पर्म। ठीक है, क्लियर।
अगर इसमें मैल फंक्शन हो गया, इसमें कुछ कमी आ गई, तो आपको पता है कैंसर हो जाता है। कैंसर क्या होता है? रैपिड डिवीजन ऑफ सेल, जहाँ पे सेल बहुत भयंकर, ठीक है, खराबी से कैंसर होता है, जहाँ पे अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पे खराबी से आनुवांशिक विकार आते हैं, यानी कि मैल फंक्शन कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपने कई सारे ऐसे लोग को देखे होंगे जो ना, जो लोग जन्म से ही उनकी हरकतें मतलब काइंड ऑफ ठीक नहीं होती हैं, है ना, माथा उनका थोड़ा सा उठा हुआ होगा, पतला होगा, छोटा होगा, है ना। जन्म से कुछ लोगों को विकार होते हैं कि नहीं होते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते हैं, थोड़े से उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो वो तब होता है जब इस टाइम पे, मायोसिस के टाइम पे अगर कुछ खराबी आ जाए, और माइटोसिस में जब कुछ खराबी आती है तो उसको हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया उस इंसान को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, एक सेकेंड। आई थिंक अभी आ रही होगी, ठीक है। अब जब ये सेल डिवीजन होता है तो इसमें अलग अलग फेज होती हैं। फेज होती है मतलब ऐसा नहीं कि बस सेल डिवाइड करेगी, सेल की अलग अलग फेज होती हैं। तो वो फेज देखेंगे सेल साइकिल के। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र का मतलब होता है जैसे कि हमारी लाइफ होती है, हम जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, अधेड़ उम्र में जाते हैं 40 से 50, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं 60 के बाद। उसी तरीके से कोशिका का भी एक जीवन चक्र होता है। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। कोशिका में इंटरफेज और माइटोटिक फेज। सर मायोटिक फेज, बेटा वो मायोटिक फेज सिर्फ वो जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उसमें होता है। तो मेनली ज़्यादातर सेल में माइटोटिक फेज होता है, मतलब माइटोसिस होता है, तो इसलिए माइटोटिक फेज। इसलिए माइटोसिस के बारे में जानेंगे यहाँ पे। वो जो इंटरफेज है, ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि हमारे जीवन के दो भाग हैं, एक है 30 साल तक का, एक है 30 साल के बाद। तो 30 साल तक में हमारा बचपना भी है, हम स्कूल, है ना, जब हम एकदम है ना, चलना सीखते हैं, और वो वाला जो पूरा फेस है। फिर स्कूल वगैरह जाता है, फिर कॉलेज लाइफ होती है, फिर शादी हो जाती है, फिर एक फेज आ जाता है 30 से मान लो कि शादी के बाद का। फिर शादी के बाद के जो दिक्कतें हैं वो सब यहाँ आएंगी, ठीक है, एम फेज में। ये शादी से पहले की दिक्कतें हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यानी इंटर फेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। G1 क्या है? जहाँ पे सेल ग्रो करेगी, जैसे हम छोटे से बड़े हो गए ग्रो करके, तो सेल ग्रो करेगी यहाँ पे, एंड परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल फंक्शन, परफॉर्म करेगी, है ना, जो नॉर्मल फंक्शन अभी देखे। सेल के क्या फंक्शन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, लाइसोसोम का फंक्शन होता है, प्रोटोजोम का फंक्शन होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, हर किसी कोई ना कोई फंक्शन है, तो नॉर्मली इसमें परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड प्रिपेयर होगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अभी क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, अभी आएगा समझ में, ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन चलेगी। एस फेज, सिंथेसिस, एस से हो गया सिंथेसिस, संश्लेषण। द सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए क्रिएटिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक। सेल अपने डीएनए को, अब यहाँ पे मैं सभी से आग्रह करूँगा, गहरी सांस लेनी, पानी पीना है, जो करना है थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अभी सब लिंक्ड है, और यहाँ पे दिक्कत होती है काफ़ी लोगों को, है ना। तो सारी चीज़ें लिंक्ड है आपस में, एक चीज़ कोई अगर मिस हुआ इंटरलिंक तो सब गया काम से, ठीक है। तो एस फेज क्या? सिंथेसिस है। यहाँ जो डीएनए है, डीएनए क्या, अब आते हैं डीएनए पे, क्या डीएनए है वो समझते हैं, ठीक है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियस है, धागा है, क्या बोले थे, क्रोमैटिन मटेरियल। जब कोशिका विभाजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है, तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये खुद को ऑर्गेनाइज कर लेता है और क्रोमोसोम बन जाता है। जो दिख रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के दिख रहे हैं ना, ऐसे, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये चीज समझ गए तुम। ह्यूमन बॉडी में 23 गुच्छे होते हैं, 23 पेयर। तीसरा क्रोमैटिड, ये चौथा क्रोमैटिड, इनको क्रोमैटिड बोल देते हैं, ये क्रोमैटिड है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागा क्रोमैटिन मटेरियल है। जब सेल डिवाइड करता है तो धागा खुद को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बना लेता है। 23 गुच्छे होते हैं, पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक। ये जो डीएनए, पहले तो इतनी चीज समझिए, 23 पेयर है, इसमें से 22 पेयर ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि बॉडी के सेक्स के अलावा, यानी रिप्रोडक्शन के अलावा जो काम होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और एक पेयर होता है जो सेक्स पेयर होता है, एक पेयर होता है सेक्स पेयर। फीमेल में ये एक्स एक्स होता है और मेल में ये एक्स वाई होता है। मेल में फीमेल में एक्स एक्स डबल एक्स और फीमेल में एक्स वाई होता है, ठीक, क्लियर। अब ये लिखा है दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी सेल टू सेल, यानी एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनसे उनसे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आई है ना, नाक कान आँख बाल हाइट कलर सारी चीज़ें उन्हीं से आई, मम्मी पापा से हमारे। तो वो कैसे पास ऑन हुई, ठीक है, क्योंकि वो जो जीन्स हैं जो डीएनए का फंडामेंटल जो यूनिट है ना, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम के अंदर है, और डीएनए के अंदर क्या, जीन्स हैं। जीन क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जीन्स पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो उससे उनकी जो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं, कलर हाइट बाल ये सब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
सभी को, हाँ जी क्लियर है सभी को, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। डिस्कवरी इस मॉलिक्यूल की करी थी इन्होंने। अब रट्टा पे मत चले जाना, यहाँ पहले समझो। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन क्रिक ने दिया था। अब यहाँ पे आ जाओ भाग के जल्दी से, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, रुकना जरा, ठीक है। ये जो देख रहे हो बस तुम सुनते रहना, अब सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ये है द्विकुंडलीय संरचना, ये एक कुंडली है, दूसरी कुंडली ये पूरी इस तरीके से रन कर रही है, ठीक ध्यान से। सीढ़ी होती है, सीढ़ी, सीढ़ी में इस तरह से कुछ होता है जिसका इस्तेमाल करके चढ़ते हैं। वैसे ये डीएनए है, इसमें दो स्ट्रैंड है। इसको अगर मैं खोल के सीधा सीधा एकदम टाइट कर दूं तो ऐसा दिखेगा, ये सीढ़ी की तरह। ये स्ट्रैंड कहलाता है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। डीएनए जो बना होता है वो बना होता है किसका, डीएनए बना होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या, एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, सुगर होती है डीऑक्सीराइबोस, इसीलिए इसका नाम है डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोस सुगर है और नाइट्रोजनस बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये जो है ना, ये सीढ़ी में ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एडिनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। क्या है नाम इनका, ये GU होगा, गुआनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, थाइमाइन। अब मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि होता क्या है, ये ताला चाबी टाइप सिस्टम है। G C के साथ पेयर करता है, देख लो G का आकार कुछ ऐसा है, C कैसा है, तो ये C के साथ पेयर कर पाएगा। A ऐसा है और T ऐसा है, ठीक है, A ऐसा है और T ऐसा है, तो ये इसी के साथ इसका लॉक ताला चाबी वाला सिस्टम फिट बैठेगा, ठीक है। ये दूसरे ताले की चाबी इसी ताले में तो नहीं लग सकती है, उसी ताले में लगेगी जाके। तो गुआनाइन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसाइन, एडिनाइन पेयर करेगा थाइमाइन के साथ। ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं चार, क्या है, ये चार नाइट्रोजनस बेसेस हैं, समझ में आई चीज़। और यही जो द्विकुंडली संरचना इसी खोज करी थी वॉटसन और क्रिक ने, जो भी देखे थे डिस्कवरी में लिखा हुआ था। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक। कहाँ छोड़े थे, अभी तुम छोड़ना नहीं, बस पकड़े रहना जहाँ छोड़े थे। यहाँ छोड़े थे, डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, तो आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा है, ठीक। फिर आता है G2 फेज, व्हाट हैपेंस हियर, द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस। अब तैयारी हो चुकी है, अब तैयारी हो चुकी है हनी सिंह वाली। अब सेल डिवीजन होगा, अब माइटोसिस होगा, अब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तैयार हैं सभी लोग डीएनए रेप्लिकेट करवाने के लिए, माइटोसिस कराने के लिए। क्या हुआ, पहले ग्रो हुआ, डीएनए सिंथेसाइज हुआ, अब तैयारी हो रही है किसकी, अगले फेज की। अगला फेज क्या है, अगला फेज है एम फेज, इंटरफेज की तीनों फेज आ गई। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज को यहाँ क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, जो देख लिए एक पेरेंट सेल, डॉटर सेल में। यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं सेल की पूरी लाइफ, इंटरफेज, मेटाफेज, ठीक। इंटरफेज में G1 S G2 और मेटा, ये जो माइटोटिक फेज है उसमें भी 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद कैसे रखेंगे, PMAT ऑर्डर में याद रखना है, प्रो, मेटा, एना, टेलो। प्रोफेज क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल, कंडेंस हो, सघन हो रहा है भैया। पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल था ना, तो अब ये क्रोमोसोम बनेंगे, कंडेंस होंगे और क्लियरली समझ में आएगा कि देखो ये गुच्छे बन गए। गुब्बारे नहीं, वो मेला में अगर तुमने देखा हो, वो जो लंबे लंबे वाले गुब्बारे होते थे, वो गुब्बारे वाले भैया ऐसा ही पूरा बना देते थे गुब्बारा, नहीं वो पूरा पता नहीं क्या जोड़ जाड़ के, वो नहीं देखा तुम लोगों ने इस तरह गुब्बारे, तो बस ये गुब्बारे बन गए अभी। मेटाफेज, मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन एट दी सेल का इक्वेटर, भैया ये सेल है, याद करो ज्योग्राफी हमारी, ऑब्लेट स्फीरॉइड या जियोइड, शेप ऑफ अर्थ, इक्वेटर, पोल्स, तो उसकी तरह नहीं लग रहा है। हाँ इक्वेटर यही होगी, इक्वेटर में आके सब आके मिल जाएंगे। तो प्रोफेज में कंडेंस हो गए, क्लियरली विजिबल हो गए, अब सब आके इक्वेटर में आ जाएंगे और फिर पोल्स की तरफ चलेंगे अभी, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एम फेज है ना, इसमें भी 2 फेज होती हैं। एम फेज में एक तो है ये कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट, क्या बताया था, ट्रू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। एक होता है साइटोकिनेसिस, ठीक है, साइटोकिनेसिस का मतलब होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, तो समझ में आया कैरियोकाइनेसिस। या फिर माइटोटिक फेज में क्या होता है, PMAT होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, फिर सेल की इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे। एना फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, ना व्हाट आर क्रोमैटिड, दीज आर क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक। तो एना फेज में क्या हो रहा है, ये क्रोमैटिड देख रहे हो भाग गए अलग अलग, एक क्रोमैटिड का पेयर इधर, एक क्रोमैटिड का पेयर इधर, एक क्रोमैटिड का पेयर ऊपर, एक क्रोमैटिड का पेयर इधर, इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। टीलो फेज में 2 नए न्यूक्लियस बन गए, टीलो फेज में हो गया सेल डिवीजन, एक पेरेंट सेल और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई, खत्म। समझ में आया, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्यों, कहाँ छोड़े थे, यहाँ पे। अब पता है क्या होता है, जब एक पेरेंट सेल, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट और दो, एक पेरेंट सेल जब 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो डीएनए इस चीज को इंश्योर करता है, एस फेज डीएनए सिंथेसाइज हो रहा था कि भैया जो मेरे दोनों बच्चे हैं, जब तुम्हारे मम्मी पापा बुढ़ापे में आते हैं तो, या फिर कभी भी, जब बचपन में यही सोचते हैं ना, अगर तुम 2 भाई हो कि दोनों बच्चों को, तो तुमको लगता है कि नहीं हमको प्यार कम करते हैं, उनको ज़्यादा करते हैं, ऐसा लगता है सबको, लेकिन हमारे मम्मी पापा क्या, दोनों को इक्वल है, पूरा उनका ध्यान रहता है कि जो उसको दो उसको दें, वही इसको भी दें, भेदभाव ना हो जाए कहीं पे, किसी को ज़्यादा ना मिल जाए, किसी को कम ना मिल जाए, ऐसा ना हो,
वही डीएनए करता है, कोशिश करता है पूरी। कैसे? डीएनए को रेप्लिकेट करके अपने पूरे मटेरियल को, सो दैट जो डॉटर सेल्स हैं उसमें प्रॉपर डीएनए पहुंचे। इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स डीएनए बिफोर द सेल डिवीजन। दिस इंश्योर्स दैट ईच न्यू सेल गेट्स द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए प्रतिकृति की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए को एक सटीक प्रतिलिपि बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई कोशिका को समान आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो, किसी को कम ना मिले, किसी को ज्यादा ना मिले, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाए। कैसे होता है? उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन? ऐसे होता है जैसे कि चेन वाली, तुम जैसे ट्रैक सूट वगैरह होता है हमारे, उसमें क्या होती है? चैन होती है, होती कि नहीं? चैन होती है। जिप होती है, जिप खोलते हो तो क्या होता है? एक चैन इधर, एक चैन इधर, यही होता है ना। जिप जब खोलते हो तो एक चैन का हिस्सा इधर, एक चैन का हिस्सा इधर। हाँ, तो बस ऐसा ही होता है। कैसे? ये पूरा जिप है, तुमने खोला, अनजिप किया। किसका काम होता है? हेलिकेस का। दिस इज एन अनवाइंडिंग एंजाइम। ये क्या करेगा? अनवाइंड करेगा, अनजिप करेगा। ये कुंडल खोलने वाला वो है काम है। तो भैया मेरे ये डीएनए है, ठीक। अब क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। कैसे? एक स्ट्रैंड इधर, एक डीएनए का स्ट्रैंड इधर। अब क्या होगा? अलग अलग तो हो गए, लेकिन डीएनए तो ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक ही स्ट्रैंड गया, एक ही स्ट्रैंड गया, दूसरा स्ट्रैंड कहां से आएगा? आएगा, रुक जाओ, अब बनाना पड़ेगा उसको। कौन बनाएगा? शुरू करेगा अपना प्राइमेज काम। दिस एंजाइम इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशन, न्यू स्ट्रैंड्स आर प्रोड्यूस्ड, नए रज्जु को उत्पादित होते हैं। टोपोआइसोमरेज, दिस एंजाइम प्रिवेंट्स डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड, फंस ना जाए, सुपर कॉइल ना हो जाए। रुको अभी, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैंड नहीं बनाना है, उनके बेसेस भी बनाने हैं। देन डीएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम डबल्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो एक के पास है ये सब एटीजीसी, वो दूसरे को भी तो देने पड़ेंगे, दूसरे स्टैंड के भी तो बनाने पड़ेंगे सब एटीजीसी, तो डबल करेगा अमाउंट। और आखिरी में आके लाइगेज क्या करेगा? दोनों को जोड़ देगा। लाइगेज इज अ ग्लू, लाइगेज इज अ ग्लू। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर, इट इज अ ग्लूअर। इसने अनवाइंड किया, अनजिप किया, निकलो साइड साइड हटो, ठीक है। दो स्टैंड्स थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब एक स्टैंड और बनाना पड़ेगा, प्राइमेज शुरू करेगा काम। टोपोआइसोमरेज ये पूरा वो ध्यान रखेगा कि ये टैंगल ना हो जाए, आपस में फंस ना जाए। पॉलीमरेज क्या करेगा? अमाउंट को डबल करेगा। और लाइगेज क्या करेगा? ग्लू कर देगा, चिपका देगा दोनों को। और हुआ क्या? हुआ ये कि जो नया बना डीएनए, नया जो बना डीएनए, अब तुम सोचो जो नया डीएनए बना होगा उसमें एक पुराना होगा और एक नया होगा। ये देखो बन गया, इस तरीके से बन गया होगा दूसरा वाला। इसमें भी एक पुराना वाला है और इसमें भी एक नया बन गया होगा। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति, इट इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग डीएनए, जो अभी किया, टू क्रिएट टू न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ईच विद वन ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड विद वन न्यू स्ट्रैंड, जिनमें प्रत्येक में एक मूल रज्जुक और एक नया रज्जुक होता है। पुराना वाला था इसमें, फिर एक नया बनाया किसने? इन्हीं सब ने। तो किसने? प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, पॉलीमरेज, फिर चिपका दिया लाइगेज। ये एंजाइम होते हैं। आया समझ में? आया समझ में? डाउट हो तो पूछो। और ध्यान रखना, आरएनए क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसके जो बेस पेयर होते हैं ना, इसके जो बेस पेयर होते हैं उसमें होता है एटीजीसी, इसमें होता है एडिनाइन, और थाइमाइन नहीं होता है। थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है बस। और गुआनाइन की जगह साइटोसाइन, मतलब गुआनाइन साइटोसाइन वो सिमिलर है। गुआनाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करेगा, लेकिन एडिनाइन के साथ पेयर अप होने के लिए यहाँ पर यूरेसिल होता है, थाइमाइन नहीं होता है, ठीक है। ट्विन बर्थ के टाइम पे, ट्विन बर्थ वो जब प्रोडक्शन वगैरह देखेंगे वहाँ बताएंगे, ठीक है। खिचड़ी बन गई ना बेटा, तो देखो ये काम तुम्हारा भी होना है कि तुम वहाँ बैठोगे क्लास के बाद और चीज़ें पन्ने खोल के उसको पढ़ोगे, ठीक। हाँ, पन्ने खोल के तुम्हें उसको पढ़ने का काम है, तुम्हारा भी कुछ काम है, ठीक है। अब मैं खिचड़ी को समेटूंगा मैं नहीं, तुम समेटोगे क्लास के बाद। समझने में कोई प्रॉब्लम आई वो बताओ, कुछ हो तो। ओवरलोड हो गया बेटा, है क्या ना? ओवरलोड नहीं करेंगे, पेपर में बैठोगे, थोड़ा सा एक कुछ कम आ जाए तो हर जगह जाके गाना गाओगे। थोड़ा थोड़ा ना डेप्थ तो नहीं बढ़ाते, थोड़ा पढ़ा तो ओवरलोड हो गया है, थोड़ा कम अंडरलोड हो गया है, तो तुम्हारे अंडरलोड ओवरलोड को हम ध्यान में बिल्कुल नहीं रखते हैं, उसकी कदर ही नहीं है बिल्कुल हमें तो, ठीक है, कि तुम्हें ओवरलोड हो गया कि अंडरलोड हो गया है। क्योंकि ना ये तो मैंने ओवर टाइम रियलाइज़ कर लिया है कि जैसे दो मुँहें साफ होते हैं ना, आगे की चीज़ तुम समझ जाओ कि अगर मैं चद्दर ऊपर खींचूंगा तो पैट खुलेंगे, नीचे करूँगा तो मुंह खुलेगा, कुछ तो खुलेगा, समझ रहे हो तुम? तो समझने में ध्यान लगाओ और न्यूरॉन बनाओ नए नए, समझ रहे हो? ये चीज़ समझ में आई? समझ में आ गई है डीएनए रेप्लिकेशन? ना समझ में आई तो स्किप कर दो, तुम्हें ओवरलोड लग रहा है तो, अगर ऐसा लग रहा है तो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा सेल डिवीजन, सारा कुछ यहाँ पे खत्म होता है अभी, ठीक है। बस इक्का दुक्का चीज़ें हमारे वो समझ लेते हैं, लेक्चर खत्म है। आई नो यही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे, थोड़ा सा लेकिन बना के करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो कर देंगे अभी, वो कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। क्लास 11th की याद आ गई, जी हाँ, ये आपको क्लास 10th की बुक्स में ज़्यादा नहीं देखने मिलता है, क्लास 11th में जाता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन बने इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। समराइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है, समराइज़ कर देता हूँ सो दैट कि जो खिचड़ी है वो समझ जाए आपकी। बिल्कुल, कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ खत्म हुआ था ना। मैंने आपको बताया कि जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल डिवाइड होती है
तो उसके दो फेज होते हैं, मतलब दो तरह से होती है, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती है, यहाँ पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाएगी, ये फर्दर दो बनाएगी, ये फर्दर दो बनाएगी, यानी कि एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, सेल की जो एक पूरी स्टेज होती है, लाइफ साइकिल होती है सेल की, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल डिवाइड ही होती है, सेल डिवाइड करने के लिए पैदा हुई है। कि तुम बस बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुए हो, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बचपन होता है, स्कूल, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उस तरीके से सेल के साथ भी है। सेल की दो फेजेस होती हैं मेनली, एक तो इंटरफेस और एक मेटाफेस। इंटरफेस और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज में ग्रोथ होती है सेल की, डीएनए सिंथेसिस होता है और माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होती है। फिर माइटोसिस में क्या होता है, पी मैट होता है। क्या होता है, पी मैट होता है। ठीक है, पी मैट क्या होता है, तो पहले प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। ओहो देखो क्रोमोसोम दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है यार, क्रोमोसोम विजिबल हो गया, कंडेंस हो गया वो। फिर क्या है, एम। एम मतलब मेटाफेज। ये जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेल की इक्वेटर में आ जाते हैं। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ इधर पे आ जाओ, फिर इधर उधर भेज दिए जाते हैं। फिर वो आधे आधे कर दिए जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होकर वो निकल जाती हैं एनाफेज में, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे की ओर। और आखिरी आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज जहाँ पे सेल डिवाइड हो जाती है और दो सेल बन जाती है। अच्छा, जब सेल डिवाइड होती है तो डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, सो दैट दोनों डॉटर सेल्स के पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए पहुंचे। डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको। अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो डीएनए क्या होता है, इस तरीके से द्विकुंडलीय संरचना होती है, जिसमें कि इस तरीके से बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एटी, जीसी, एडेनोसाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। ओके, फिर आता है कौन आएगा जो इनको अनजिप कर देगा, जल्दी बताओ। अनजिपिंग, यहाँ पे आता है एक एंजाइम जो इनको अनजिप करेगा, यानी एक दोनों स्ट्रैंडों को अलग अलग कर देगा। यहाँ पर एक स्ट्रैंड ऐसे, एक स्ट्रैंड ऐसे। फिर क्या होगा, फिर अब नया स्ट्रैंड देना पड़ेगा, क्योंकि भैया मेरे नया जो कोई भी डीएनए होगा तो उसको दो स्ट्रैंड के बिना वो चल ही नहीं सकता है। तो दूसरा स्ट्रैंड, ये जो हरा वाला है नया स्ट्रैंड है, इसको बनाने के लिए आएगा कौन, प्राइमेज, शुरुआत करेगा। फिर आएगा टोपोआइसोमरेज, जो ये ध्यान रखेगा कि कहीं ये फंस ना जाए आपस में। देख लो, प्राइमेज शुरू करेगा प्रोसेस, फंस ना जाए आपस में, और ये क्या करेगा, डबल कर देगा कंटेंट, आके चपका देगा लाइगेस। पहली केस ने क्या किया था, अनजिप किया था। हुआ क्या, नया जो बना उसमें एक पुराना वाला है, एक नया वाला है, पुराना वाला है, एक नया वाला है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति, जिसमें एक ओरिजिनल और एक पुराना है। ठीक, अभी भी ना समझा हो ना तो जाके नहाओ कायदे से पहले ठंडे पानी से। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, सेल के अंदर जब कोई चीज़ जाती है तो एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर जाती है तो एक्सोसाइटोसिस। खत्म। अंदर क्या जाता है, या तो खाना या तो पानी, यही दो चीज़ें अंदर जाती हैं। अब खाना जाएगा सेल की ईटिंग, फैगोसाइटोसिस। पानी जाएगा तो पीनोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब अंदर जा रहा है, फैगो मतलब खाना, पीनो मतलब पानी। खत्म। जैसे अमीबा को तुम्हें दिखाएंगे अभी आगे चल के, जब देखेंगे जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, इसको कुछ भी दिखता है तो अपने ये पैर फैलाता है। इन पैरों को बोलते हैं स्यूडोपॉड। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स फीट। लगते हैं ये फीट है लेकिन है नहीं। उसने क्या किया, बस ऐसे बढ़ा लिया है उसको इस तरीके से अपनी बॉडी को, तो लग रहा है पैर है, और अंदर ले लेगा तुरंत। ये देखो, एंडो अंदर जा रहा है, एक्सो बाहर आ रहा है। अमीबा है, अमीबा को दिखा, वाह मैन, ठीक है, देखते नहीं जैसे अक्षय कुमार बोलता है क्या, क्या छोड़ो। तो ये है आपका, ठीक है, इसको इसने आप आगे बढ़ाया अपना शरीर, लगा पैर है, सीडोपॉड। ठीक है, लिया अंदर फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, फेंक देगा बाहर। अंदर लिया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमुलेट किया, फेंक दिया बाहर। एक्सो, बाहर निकल गई चीज़, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। समझ में आ गया। सेल डिवीजन में कुछ इक्का दुक्का चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। साइटोस्केलेटन, जैसे कि हमारी संरचना है, जैसे घर में क्या है, घर बनाते हैं तो पूरा स्टील वगैरह का फ्रेमवर्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो उससे घर क्या स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, उसको स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे हमारा शरीर है, अब जैसे तुम रिंकू सिंह का मुँह देखो, तो रिंकू सिंह का मुँह आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा है कि नहीं रिंकू सिंह का मुँह। ठीक है, किसी का मुँह एकदम गोल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ खराब है कुछ अच्छा है, मैं टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ अच्छा खराब किसी कहने से नहीं हो जाता है। अब मैं बोल दूँ कि ख़राब है तो भाई वो तो मेरे देखने का नज़रिया ख़राब है ना, तो मुझे ख़राब दिख रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो कुछ ख़राब अच्छा नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे रिंकू सिंह का ऐसा है, किसी एकदम गोलू मोलू सा होता है, किसी का ऐसा लंबा सा होता है। क्यों, क्योंकि हड्डियों का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, इसलिए। तो हड्डियों का ढांचा क्या कर रहा है, सेल को, सॉरी हड्डियों का ढांचा हमारे बॉडी क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्लस हमारे उसको मैं खड़ा हो गया तो भाई अगर मेरे अंदर हड्डियाँ नहीं होंगी तो मैं खड़ा कैसे हो जाऊँगा। तो ये हड्डियाँ क्या होती हैं, हड्डियाँ हमारे शरीर का कंकाल तंत्र होती हैं। तो ऐसे कोशिका भी एक कंकाल होता है जो इसको हेल्प करता है, इसको सपोर्ट करता है।
उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी हड्डियाँ नहीं होंगी तो मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो साइटोस्केलेटन है। अब इस साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है, तो जैसे सेंट्रोजोम आता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा देख लो, सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करते हैं सेंट्रोसोम की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। और एक्चुअल में जब क्रोमोजोम होते हैं ना हमारे, तो क्रोमोजोम आपस में स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो उन स्पिंडल फाइबर को भी अरेंज करने में कौन हेल्प करता है, यही हेल्प करता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, आपका यही हेल्प करता है, ओके। और सेंट्रोजोम में ही आपको, सेंट्रोजोम एक्चुअल में कुछ होता नहीं, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल के बने हुए होते हैं, सेंट्रियोल के बने हुए होते हैं। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आपको सेंट्रोजोम के अंदर देखने को मिलेंगे। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड इन 9+0 और 9+2 फॉर्म, जैसे ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर हैं, 9 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। तो 9 डबलेट्स हैं और यहाँ 2 सिंगलेट हैं सेंटर में, तो 9+2 बोल देते हैं। कहीं कहीं पे 9 ऐसे डबलेट्स होंगे और अंदर कुछ नहीं होगा। ये आपको सीलिया और फ्लैगेला में देखने को मिलते हैं, सीलिया एंड फ्लैगेला में, जो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अंदर हैं तो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, खाली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेल का साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने में, और सेल के डिवीजन में। एक्चुअल में जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं जिससे मूवमेंट होता है, तो ये ऐसे समझ लो सेल की रेल की पटरियाँ ही है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल की रेल की पटरियाँ ऐसे, सेल की पटरियाँ ऐसे, ठीक है। सेल के मूवमेंट और सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिका विभाजन में और कोशिका के अगर बात करेंगे गति में हेल्प करती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये सेल का स्केलेटन है जिसमें सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। इन्हीं को ही हम सेंट्रोजोम को ही MOTC बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं आप समझ गए, काइंड ऑफ ट्रैक्स हैं ये, रेल की पटरियाँ जैसे होती हैं उस तरीके से ट्रैक्स हैं ये, डन। अब वो सीगलिया फ्लैगला जो एक चीज़ हमने छोड़ी थी उसको भी मैं बता देता हूँ। कहाँ गया ये, तो जैसे अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ पूंछ सी होती है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है, उसको फ्लैगेला बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन ऑफ अ सेल, ठीक है, यानी कि संरचना होती है जो कोशिका की गतिशीलता प्रदान करती है। फ्लैगेला इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। कशाभिका एक सर्पिल संरचना है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैगेलिन प्रोटीन, फ्लैगेलिन प्रोटीन से बनी होती है। फ्लैगेला स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये होता है बेसल बॉडी, ये उसकी हुक होती है और ये इसका फ्लैगेलम होता है। बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैगेलम, यानी कि हुक क्या है, हुक कर रहा है, दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। हुक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को, दो चीज़ों को पकड़ के रखे हैं, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं आजकल वो चलते रहते हैं इंस्टाग्राम में कि हुक्स हैं ये 5-6 सेकंड के हुक्स, तो हुक क्या है। और हाँ याद आया, कल की यार घटना सुना है तो बिहार में एक लड़का लाइब्रेरी में जा रहा था, उसको पकड़ के पकड़वा विवाह करवा लिया। मतलब थोड़ा बच बच के जाना भाई, बिहार यार में ज़्यादा चल रहा है आजकल ये पकड़वा, पकड़ बेचारा जा रहा था लाइब्रेरी पढ़ने, पकड़ के ब्याह करवा दिया उसका, मतलब ज़बरदस्ती चल रही है। मतलब वो बात अलग है अगर तुमको करना हो, तुम्हारा ना हो रहा हो तो बिहार जा सकते हो, लेकिन थोड़ा देख के जाना यार, है ना। बिहार यार में लाइब्रेरी वगैरह में जाते हुए कल पकड़ लिया एक लड़के को, ब्याह करवा डाला उसका भाई, खुले हम क्या गुंडागर्दी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो फ्लैगेला ध्यान रखना है, बेसल बॉडी है और यहाँ पर फ्लैगेलम है, इन दोनों को हुक ने हुक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बस बेसल बॉडी इट इज अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। फिलामेंट थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग आउट ऑफ हुक, एंड हुक क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर एरिया प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फिलामेंट, ओके। मैं भी आज से लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ ये सही है गुरु, किसी के लिए आफत, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्यों।
खैर सही है, नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट सेल, एनिमल सेल आप देख सकते हैं, सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें नहीं होता है, बाकी तो सब होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप होता है ये आपका थोड़ा सा इरेगुलर, मेनली राउंड होता है इस तरीके से। इसमें सेल वॉल आ जाती है ना, तो सेल वॉल की वजह से ऐसे रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है इसका, ठीक है। हैज़ लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि भाई एनर्जी बनानी भाई अपने को, चलना फिरना, इन लोगों को थोड़ी ना चलना पड़ता है। प्लान को खड़ा हूँ आज भी वहीं, खड़े हैं वहीं पे, अपने को चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। बैठे हैं कुछ लोग, क्या है ना, बैठे रहते हैं, जैसे कि अपन क्या है, अपन पढ़ा रहे हैं जैसे कुछ लोग, ठीक है, अब दिमाग चल रहा है, आँख चल रही है, हाथ चल रहा है ना, अटेंटिव होके। कुछ लोग क्या हैं, बैठे हैं आराम से, क्या मसला चल रही है, लिख देता हूँ, खिचड़ी बन गया है वंस मोर। अब उनको एनर्जी की जरूरत थोड़ी ना है, तो उनके कम माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे तो चल जाएगा, समझ रहे हो। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, ये यहाँ की बात नहीं है, ये डाइजेशन वाली बात है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, इसको मत रटना, है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आगे देखेंगे, ठीक है। चलो हाँ, आपदा को अवसर में कुछ लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए भाई, थैंक यू, ठीक है। अब जिन लोगों को भी ऐसा बैच वैच क्लास की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, क्विजेस चाहिए, ठीक है, जीवन के सारे सुख चाहिए जिनको, मतलब घुमा फिरा कहने का मतलब ये है, तो वो 4.0 बैच में आ सकते हैं, ठीक है। फैट मैन में एडॉन्स ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन जो है मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अरे आइए बिहार, यार हमें भी लगता है बिहार ही आना पड़ेगा। आपदा को अवसर में बदलना पड़ेगा, क्यों? अच्छा वाह सर, मज़ा आ गया, क्या पढ़ाया, आग लगा दी संदीप, ऐसा। सर अगर आपका कोई पकड़ा विवाह करा दे तो क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या, फिर जीवन निर्वाह करना पड़ेगा उसी विवाह के साथ, और क्या होगा? वैसे तो आज जा रहा हूँ योगी जी से मिलने, और तुमको मजाक लग रहा होगा ना, कल बताऊँगा मिल के आके जब आऊँगा, ठीक है, फ़ोटो भी शेयर करूँगा। आज योगी जी से मिलने जा रहा हूँ मैं, तुमको मजाक लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, कल रियलिटी लगेगा, ठीक है। बाकी क्या बोल रहा था मैं, तो एडॉन तो ऐसा कुछ होगा नहीं चाहता, आई थिंक, बस आई थिंक एंथोसाइनिन वाला कर लेना, बाकी तो नोट कर लेना वही जो वैक्यूअल है उसके अंदर में कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं टेम्परली स्टोर होते हैं वहाँ पे, और वायरस वाला जो एक्सेप्शन है वो नोट कर लेना सेल थ्योरी में, और बाकी तो ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को वियर्ड ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्वेश्चन लगा लें आज या कल लगाएं, कुछ कुछ लगा लेते हैं, फिर बाकी कल लगाएंगे, ठीक है। सर कह दीजिएगा यूपी टीचर वैकेंसी निकालें। अच्छा वैसे मैं जा तो अपने काम से रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ, अगर हो सके तुम्हारा भी बोल दूँगा, ठीक है। ये इंग्लिश का बैच है 2.0 और ये कॉम्बो है, ठीक है। सर बायो देख के पॉलिटी इको बहुत इजी लगने लगी है, यही तो है बेटे, यही है, मैं तुम्हें बताता हूँ जीवन का सार। जब तुम जीवन की बड़े बड़े मुसीबतों लोगे ना, बड़े बड़े कट, वो जब तुम्हारे सामने चैलेंजेस आएंगे लाइफ के, तो जो नॉर्मल लोगों के लिए बड़ा है वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पॉलिटिशियंस है, भले ठीक है निकम्मे जो भी तुम वो शब्द यूज़ करने हैं वही कर सकते हो, लेकिन यार ये भी बात तो तुम मानोगे कि पॉलिटिशियंस पे बड़ा कंपटीशन है और बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर वाली जॉब है कि नहीं है? जैसे आईएएस की जॉब देख लो ये सब, लेकिन हमारे लिए भी कम प्रेशर थोड़ी ना लाइफ में। अब सोचो उनको अगर हम अपना प्रेशर बताएं तो उनको लगे क्या है ये, इसको तुम प्रेशर बोल रहे हो, ये तो कुछ नहीं है। तो वही है, जब जीवन में जब तुम हायर लेवल्स की ना डिफ़िकल्टीज़ को देखते हो तो नॉर्मल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगती हैं, समझे बेटा। हर चीज़ में से फिलॉसफी को छेड़ूंगा, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन लगाने आज ही या कल लगाओगे, कभी कल का टॉपिक छोटा होगा ना, क्वेश्चन आज लगता है ना खोले भी नहीं है क्या। खड़ा हूँ आज भी, ये आ गया देखो क्वेश्चन। चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर बाकी कल लगाएंगे, ठीक है। कुछ तो लगा लो, मैथ्स तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो जी के दिए देती है, बात तो सही है। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग देखा जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज।
ठीक है। कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, देखा जा सकता है प्रोकैरियोटिक में। सीटेस 2 2025 जॉर्जी पैलेट प्रोटीन बनाता है, खुद कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब कॉमन होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में अनडिफाइनेटिव न्यूक्लियस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होती हैं, ठीक है। ये रुक जाओ अभी, एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट अभी मत करो, ये करो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज करेक्टली मैच्ड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इंटरफेस, माइटोटिक फेज, बता। करेक्टली मैच्ड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इंटरफेस। Cell begins to separate its DNA contents. Mitotic phase, growth of cell and DNA replication. Mitotic phase and mitotic phase में है growth of the daughter cells are provided with the double, both the daughter cells are provided with double the amount of DNA. हिंदी में नहीं है, क्या होगा बताइए, करेक्टली मैच्ड। ठीक है। इंटरफेज होता है जहाँ सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है, G1 फेज, और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एंड देन प्रिपरेशन होता है माइटोसिस के लिए, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट, देखो यार ये अभी रुको, ठीक है, जो जो आसान है वो वाले करते हैं, फिर वो बाकी की मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, नहीं तो तुम पहले दिन ही धंस जाओगे एकदम। विच इज़ द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। तो नॉर्मल डीएनए में क्या बेस पेयरिंग होती है, एडेनाइन पेयर्स विद थाइमाइन, एडेनाइन पेयर्स विद गुआनाइन, एडेनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन, थाइमाइन पेयर्स विद गुआनाइन, AT एंड GC, ठीक है, ATGC, ATGC, ATGC होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। और आरएनए में क्या होता है, थाइमाइन की जगह यूरेसिल होता है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम, ठीक है। जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे आसान वाले, फिर बाकी कल करेंगे, बाकी का दुक्का, क्योंकि कल का ना, कल टिश्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, ठीक है। पिछले 2 छुट्टी मिली हैं, इस वीक में मंडे क्लास नहीं थी, पिछले वाले में फ्राइडे को नहीं हुई थी। और कल का टॉपिक छोटा ही होगा, प्लांट टिश्यू करेंगे, पूरा टिश्यू नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट टिश्यू रखूंगा मैं, और उसके साथ साथ हम सेल टॉपिक के क्वेश्चंस भी करेंगे, और इक्का दुक्का जो नए कॉन्सेप्ट है एंटीपोर्ट सिनपोर्ट वाले, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, कल, ठीक है। बहुत नींद आती है पढ़ते टाइम, कुछ बताइए। तो पहले तो रात को ढंग से सोएं, ठीक है, और दूसरा कुछ पर्पस के लिए काम करें, सिर्फ ऐसा नहीं बस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे, किताब खोल ली बस। एक शेड्यूल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, पर्पस ड्रिवन होने चाहिए, ठीक है। विदाउट अ वाई यू कैन सर्वाइव, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होते हैं उनके पास होता है, ठीक है, खुद को डीएनए राइबोसोम। एंडोप्लाज्म सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड नहीं है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट करेंगे, सिंपल, खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्या प्रोकैरियोट में नहीं होता है, जो असीम केंद्रकी होते हैं, असीम केंद्रकी, उनमें क्या नहीं होता, तो असीम केंद्रकों में न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल, देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। क्या नहीं होगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसीलिए उसको, ठीक है। विच ऑर्गेनली अदर दैन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज इट्स डीएनए राइबोसोम एंड प्रोटीन, खुद के पास डीएनए राइबोसोम प्रोटीन होता है भैया, कौन होता है, ये रुक जाओ अभी, mRNA सब अभी नहीं किया है। इन वर्टिब्रेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स of which organ plays a crucial role in detoxification of toxic compound, invertebrates, ठीक है। तो कशेरुकियों में किस अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की आविशालु यौगिकों में जो आपका ये निराविशीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ के, डिटॉक्सिफिकेशन, बता। लिवर, ठीक है। लाइजोसोम और सैक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो इनको कौन सिंथेसाइज करता है, लाइजोसोम, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, और इनके अंदर का एंजाइम कहाँ बनता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कहाँ बनता है, RER में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटीरियल्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली, जेनेटिक मटीरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोइड। और यहाँ क्या होता है यूकैरियोट में,
सर इस क्लास को लैब असिस्टेंट के लिए ले सकते हैं? अरे भाई किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो। और क्या बताएं आप, ठीक है, लैब असिस्टेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CDS CAPF हो, NDA हो, हर एग्ज़ाम के लिए है। अब देख लेना, अब CAPF के तो क्वेश्चन कर रहे हैं, CDS CAPF के तो करवा रहे हैं, और बाकी जो इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट है वो कल करवाएंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं है। जैसे एंटीपोर्ट सिनपोर्ट वाला हो गया यही वाला, और एक mRNA और ये tRNA वगैरह, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है 10 मिनट का, वो कल बताएंगे, ठीक है। बाकी आप देख लो, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स दी सेल ऑफ, अभी नहीं किया है, कल करेंगे ये टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, इसमें कौन सा नहीं है एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन है, एंडोडर्म है, सेल वॉल नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटीरियल? डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होते हैं जो डाइजेस्ट कर लेगा? लाइसोसोम के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस? निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके प्रकारों का सही संयोजन है? बताइए 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 बताइए, जल्दी से पानी पी लें। रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा, बताया है लेकिन फिर भी चलो छोड़ देते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस यस, RER ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन यस, माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये भी बताए थे कि रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से खाना खाते हैं, ऑक्सीजन ब्रेक करता है रेस्पिरेशन में। ख़त्म, ठीक, ख़त्म हो गया। लेकिन रुको 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 रुको, यहाँ पे ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे RER का प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लिखा है। अच्छा, सही तो है, ठीक है। राइबोसोम बनाता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है, तो वो ओके। तो आप ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इस वजह से गलत है ये। RER की अगर बात करें करता है, राइबोसोम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। राइबोसोम जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, सिंथेसाइज करता है, RER उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का। इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नहीं करना है, नहीं करना है, अभी दूर दूर तक नहीं करना है। ये वाला करो, CDS 2 2023 में 1 2 3 4 5 मार्क करना है क्या क्या है, आसान क्वेश्चन है। सिलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे होंगे आई थिंक, इलेक्शन तो नहीं लेकिन हाँ कुछ है काम। ये है आपका जो 1 वाला है, सेल वॉल है, ठीक है। दूसरा वाला सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 कवरिंग है, रेक्टेंगुलर शेप टाइप है, और 2 कवरिंग है। 2 कवरिंग है तो मतलब है कि इसमें एक अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी और बाहर वाली सेल वॉल होगी, ठीक है। नहीं, ये प्लांट सेल है ये पक्का, तो ये सेल वॉल हो जाएगी पहली वाली, और दूसरी वाली सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो पहला गलत। 3 क्या है? 3 आपका देख सकते हो, तो एक तो न्यूक्लियस से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और एक साइड सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 3 क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तो 3 ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, वैक्यूल नहीं है, ये वाला गया। अब BSc में आंसर है 4 न्यूक्लियस है, 4 क्या है? वैक्यूल नहीं है, 4 न्यूक्लियस है, 5वां है ये वैक्यूल, क्योंकि ये प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि तो इसमें सेल वॉल है, ठीक है। क्यों सेल वॉल है? क्योंकि 2 मेम्ब्रेन है, इसलिए तो बाहरी सेल वॉल होगी। अब ये वैक्यूल होगा, क्योंकि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है, 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। उसको रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सेल सैप भरा होता है, जिसमें अमीनो एसिड, शुगर्स और ये सब भरे होते हैं, ठीक। तो बच गया क्या? तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक। चलो, अरे भगवान। इन प्लांट सेल्स RNA इज प्रेजेंट इन, प्लांट सेल में जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें, ठीक है, RNA कहाँ विद्यमान होता है? साइटोप्लाज्म में सिर्फ, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, क्या कहाँ होता है? हर जगह होता है। ये नहीं करना है, कर सकते हो। RBCs ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन टू और टू इलैप एंड टू द RBC आइसोटोनिक सोल्यूशन है। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज। हाइपो में क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सल्यूट से, वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर होता है, फूल जाती है सेल्स वेल्स एंड बर्स्ट। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपर में वो सेल श्रिंक कर जाती है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली की विशेषता है? ओके, बता दीजिए झिल्ली की, मेम्ब्रेन की। बाइलेयर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑफ विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, बाइलेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन विच लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, बाइलेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। बता। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, और हर क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, थोड़ा तो एग्जामिनर भी घुमाएगा, नहीं तो सारा फुल स्कोर नहीं कर देंगे। लेकिन फिर भी आप देखो, मैंने क्या बताया था, बाइलेयर है, फॉस्फिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जितना होगा वो तुम्हारा होमवर्क होगा, बाकी के क्वेश्चंस तुम होमवर्क में करके लाओगे, फिर उसको कल करेंगे अपन। ठीक है। अनुज प्रसाद सी, वो शुगर होती है जिससे कि डीएनए बना हुआ होता है, हमें उनके बारे में ऐसे पढ़ना नहीं, बस शुगर है वो, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर हो जाती है, आरएनए में राइबोस शुगर हो जाती है बस। ओके, चलो। तो न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। Nucleus and chloroplast are surrounded separately by their own membrane. Nucleus is surrounded by a membrane, but chloroplast do not need. Both nucleus are not surrounded by any membrane. बताइए। ठीक है, समझे अनुज जी कि नहीं समझे आप? देखिए, तो न्यूक्लियस में तो आपने देखा था मेम्ब्रेन था, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद की मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन नहीं होती है तो वो राइबोसोम में नहीं होती है, ध्यान रखना, मेम्ब्रेन नहीं होती है तो वो राइबोसोम में नहीं होती है, और इसीलिए वो प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सही है? सेल्यूलोज की बनी होती नहीं, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में पेप्टिन की बनी होती है, फंगस में काइटिन की। इट इज़ अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट अ परमिएबल, इट इज़ अ सेमी परमिएबल, सबके लिए सबको आने जाने देगी नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, येस। इट एनेबल द सेल टू एंगल्फ मैनी मटेरियल, येस। फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, ठीक है, और इंगल्फ करती है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल कहाँ नहीं होती है? बताओ कहाँ नहीं होगी? यहाँ है, पेप्टिन की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, ह्यूमस में नहीं है। ठीक है, किसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम है? लो कर लो बात, खुद का डीएनए राइबोसोम किसके पास है? तो भाई ये आपको आराम से क्वेश्चन करके आने हैं भाई, बाकी जो ना है, जैसे एंटीपोर्ट सिनपोर्ट वाला बताया था और एमआरएनए, बाकी सब हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है, तो वो आपको करना है, बाकी तो सब हो जाएगा, मामला कल सेट है। ठीक है, अ सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन। ठीक, तो क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे? क्रोमैटिड डबल हो जाएंगे इस फेस के बाद। डीएनए जब सिंथेसाइज होता है तो वो सेपरेट हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे। समझ में आई चीज़ आपको? ठीक है, तो 46 अगर क्रोमोसोम हैं